हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक के ड्रामा के बारे में जिसका नाम है अ टाइम कॉल्ड यू। ये एक टाइम ट्रेवल ड्रामा होने वाला है गाइस। ये आपको बहुत पसंद आएगा, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। हम इस कहानी की मेन लीड मिंजू को देखते हैं, जो कि एक टेप रिकॉर्डर शॉप पर काम करती है। वो अपनी दुकान पे काम कर रही थी, तभी उसके पास दो लड़के सीहून और इंजू आते हैं। ये लोग मिंजू के साथ स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ पे सीयून उसके पास एक गाना सुनता है और मिंजू से उस गाने की एक कैसेट मांगता है, लेकिन उसके पास उस गाने की एक भी कैसेट नहीं थी। इसलिए मिंजू सीयोन का नंबर ले लेती है और कहती है कि कैसेट आने पर वो उससे कॉल कर देगी। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि मिंजू सीयोन को पसंद करती है, लेकिन सीयोन उसे पसंद नहीं करता, बल्कि उसका बेस्ट फ्रेंड इनग्यो मिंजू को पसंद करता है और सीयोन अपने बेस्ट फ्रेंड और मिंजू को मिलवाना चाहता है। सो गाइस, अभी तक हमने जो कुछ भी देखा ये कहानी का पास था। ये साल था 1998 और अब कहानी 2023 में आती है, जहाँ पर हम मिंजू की ही जैसी एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था जुनही। वो अपने ऑफिस से काम खत्म करती है और चर्च में जाती है। यहाँ पे ये अपनी बॉयफ्रेंड को याद करके रोने लगती है। उसके बॉयफ्रेंड की अभी कुछ ही टाइम पहले प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी और उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल सियोन की तरह ही दिखता था, जिसे हमने साल 1998 में देखा था। लेकिन जुनही के बॉयफ्रेंड का नाम योनजुन होता है। अब वो चर्च से घर आती है और उस गिफ्ट को देखने लगती है जो योनजुन ने पिछले साल उसके बर्थडे पे दिया था। और इस तरह हमें ये भी पता चलता है कि उसने उसे अपने यूएस जाने वाली बात भी बताई थी और इस पर योनजुन ने जुनही से कहा था कि तुम वहाँ पर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना एक हफ्ता भी नहीं रह सकता। लेकिन जुनही ने अपने फ्यूचर को बेटर करने के लिए यूएस जाने की ठान ली थी। जुनही ने उसकी बात नहीं मानी थी और अब इस टाइम पर वो अपनी पुरानी गलतियों को सोचकर दुखी हो रही थी। वो सोचती है कि अगर वो उस टाइम उसे छोड़कर ना जाती तो उसकी जान बच जाती। वो उस बॉक्स को देख रही थी। यहाँ पर उसे उस बॉक्स में छुपी हुई एक रिंग भी मिलती है। ये देखकर वो रोने लगती है और उसे समझ में आता है कि योनजुन उसे उस टाइम पर शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। अगले दिन अब जुनही जब अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी उसके पास एक मैसेज आता है। कोई उसे बर्थडे विश करता है और ये देखकर उसे अपने बॉयफ्रेंड योनजुन की याद आने लगती है, जो कि एक वही था जो उसे इस तरीके से बर्थडे विश करता था। जुनही ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी फ्रेंड उसके पास फूलों की एक बकेट लेकर आती है और उसे बताती है कि ये किसी अनजान आदमी ने तुम्हारे लिए भेजा है। जुनही अपने स्टाफ से उस आदमी के बारे में पता करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे यहाँ कुछ पता नहीं चल पाता। उसके बाद जुनही के पास योनजुन की दोस्त चांगयोंग की कॉल आती है। वो जुनही को मिलने के लिए बुलाता है और यहाँ पर वो उसको योनजुन की बनाई हुई एक पेंटिंग देता है, जिसे योनजुन काफी पसंद करता था। जुनही उस पेंटिंग को देखकर याद करती है जब योनजुन ने उसे वो पेंटिंग दिखाई थी, तब उसने उसे बताया था कि इस पेंटिंग में जो लड़की दिख रही है वो मेरी दोस्त है। अब जुनही चांगयोंग से इस पेंटिंग में बनी हुई लड़की के बारे में पूछती है, लेकिन इस लड़की के बारे में उसे भी कुछ पता नहीं था। अब जुनही को योनजुन की याद आने लगती है और वो उसके पुराने नंबर पर कई सारे मैसेज करती है। तभी उसके पास इंस्टाग्राम पर एक फोटो आती है। वो उन्हीं तीनों लोगों की होती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में साल 1998 में देखा था। जुनही को ये फोटो देखकर कुछ भी समझ नहीं आता और जब वो उस फोटो में सियोंग को देखती है तो उसे लगता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है। इसके बाद जुनही उसी इंसान को मैसेज करती है जिसने ये फोटो भेजी थी। वो उससे मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन ये आदमी जिसने उसे फोटो भेजी वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। अब जुनही अपने दोस्तों को ये फोटो दिखाती है और उसका एक दोस्त इस फोटो की जानकारी निकालता है और वो बताता है कि ये फोटो साल 2008 में एक वेबसाइट पर पोस्ट की गई थी, लेकिन वो वेबसाइट अब बंद हो चुकी है। उसके बाद हम 1998 में फिर से मिंजू को देखते हैं, जो कि अपने स्कूल में थी। तभी उसके पास सियोन आता है और मिंजू से कहता है कि इंजू तुमसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन फिर इंजू मिंजू को देखकर काफी नर्वस हो जाता है और वो उससे कुछ नहीं कह पाता। इसके बाद मिंजू स्कूल में चल रही लड़कियों की रेस में भाग लेती है और ये दोनों मिलकर मिंजू को सपोर्ट करते हैं। मिंजू सियोन को अपने लिए तालियां बजाता देखकर काफी खुश होती है और वो सोचती है कि सियोन भी उसे पसंद करता है। लेकिन इंजू की क्लास का एक लड़का मिंजू के बारे में गलत बातें करने लगता है, जिससे इंजू को गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ाई करने लगता है। यहाँ पर इनके सर आके दोनों को शांत करा देते हैं। लेकिन जब ये दोनों क्लास में जाते हैं तो वही लड़का इंजू के बारे में गलत बातें बोलने लगता है और ये देखकर सियोन को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को बहुत मारता है। उसे फाइट करता हुआ देखकर क्लास में बैठी हुई एक लड़की डायून सियोन पर फिदा हो जाती है। वो उसे पसंद करने लगती है। कहानी फिर से 2023 में आती है और हम जुनही को देखते हैं। वो अभी भी इसी फोटो को देख रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो यही सोच रही थी कि उसे ये फोटो किसने और क्यों भेजी है। तभी जुनही की फ्रेंड उसे बताती है कि हमने पता करा है ये फोटो जिस शॉप की बाहर की है वो शॉप तो अब बंद हो चुकी है, लेकिन अब इसका मालिक एक कैफे चलाता है। हम दोनों काम के बाद वहीं चलेंगे। दूसरी तरफ पास में स्कूल से घर वापस जाते समय मिंजू से पूछती है कि तुम्हारी सियोन से दोस्ती कैसे हुई। इस पर वो मिंजू को बताता है कि मुझे एक कान से सुनाई नहीं
देता और इसी वजह से मैं ये सुनने वाली मशीन पहनता हूँ। जब मैं बचपन में ये पहनता था तो मुझे सभी बच्चे बहुत चिढ़ाते थे। कोई भी बच्चा मुझसे बात नहीं करता था। लेकिन फिर एक दिन जब सियोन ने मुझे अकेले बैठा देखा तो वो मेरे साथ खेलने लगा और फिर हमारी दोस्ती हो गई। और उस दिन से ही जब भी कोई बच्चा मुझे चिढ़ाता है या परेशान करता है तो सियोन उसे पीट देता है। यहाँ पे ये मिंजू को भी इन दोनों का दोस्त बनने के लिए कहता है और मिंजू भी इनकी दोस्त बन जाती है। दूसरी तरफ प्रेजेंट में चुनही अपनी फ्रेंड के साथ कैफे के मालिक के पास जाती है, लेकिन इन दोनों को ये कैफे बंद मिलता है। उसके बाद चुनही जब अपने घर जा रही होती है तभी रास्ते में उसे योनजुन दिखाई देता है जो कि अभी भी जिंदा होता है। चुनही उसे देखकर तुरंत उसके पास जाने लगती है, लेकिन इतनी ही देर में योनजुन भी चुनही को देख लेता है और उसे देख के छुप जाता है। योनजुन ऐसा क्यों कर रहा है ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर चुनही को लगता है कि उसने उसे नहीं देखा, शायद उससे कोई भ्रम हुआ होगा और वो अपने घर वापस चली जाती है और योनजुन को याद करके बहुत रोने लगती है। अब पास में मिंजू ये सोचकर बहुत खुश होती है कि वो सियोन की दोस्त बन चुकी है। तभी उसे उसके मॉम डैड की लड़ाइयों की आवाज आने लगती है। मिंजू अपने कमरे से बाहर आके अपने मॉम डैड को लड़ाई करता हुआ देखती है। वो दोनों जल्दी ही डाइवोर्स लेने वाले थे और वो दोनों मिंजू के भाई की कस्टडी के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं। इन दोनों में से किसी को भी मिंजू की चिंता नहीं थी। इन दोनों में से कोई भी मिंजू को अपने साथ रखना भी नहीं चाहता था। ये देखकर मिंजू को गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप दोनों बस मेरे भाई की ही फिक्र करते हो और आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। आपकी डाइवोर्स के बाद मेरा क्या होगा। मिंजू के मॉम डैड उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। वो गुस्से में घर से बाहर चली जाती है और एक पार्क में बैठ के रोने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पे सियोन आता है। वो मिंजू को रोता हुआ देखता है तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। सियोन कहता है कि अगर तुम मुझे बता दो कि तुम क्यों रो रही हो तो मैं भी तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताऊंगा। तो ये सुन के वो उससे बताती है कि उसके घर में कोई भी उससे प्यार नहीं करता। ये सुनने के बाद वो भी उसे अपना एक सीक्रेट बताता है और वो उससे कहता है कि मैं जल्दी ही ये शहर छोड़ के यूएस जा रहा हूँ। ये बात अभी तक मेरे दोस्त इंजू को पता नहीं है और अगर उसे ये बात पता चल गई तो वो बहुत दुखी हो जाएगा, इसलिए तुम उसे ये बात मत बताना। वो उससे ये भी कहता है कि तुम इंजू की बेस्ट फ्रेंड बन जाओ ताकि मेरे जाने के बाद वो अकेला ना हो जाए। मिंजू उसके बात का कोई भी जवाब नहीं देती। अगले दिन मिंजू जब अपने अंकल की शॉप पर काम कर रही होती है तभी उसे वो टेप मिलती है जिसे सियोन ने बुक किया था। वो उसे अपने पास रख लेती है और अगले दिन स्कूल में उसे वो टेप देने जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि बहुत सारी लड़कियां सियोन को खेलता हुआ देखकर उसे चीयर कर रही हैं। ये देखकर वो दुखी हो जाती है और वो टेप को बिना दिए ही जाने लगती है। तभी यहाँ पर उसके पास सियोन और इंजू आते हैं। वो दोनों उससे बात करने लगते हैं और मिंजू खुश हो जाती है। दूसरी तरफ प्रेजेंट में चुन्ही अपना काम कर रही होती है। उसके पास एक पार्सल आता है जिसे किसी अनजान आदमी ने उसे भेजा था और यहीं पर चुन्ही की फ्रेंड उसे ये भी बताती है कि आज वो कैफे खुला हुआ है और हम वहाँ पे जा सकते हैं। इसके बाद चुन्ही और उसकी फ्रेंड उसी कैफे में जाती है और फिर हम देखते हैं कि ये कैफे के मालिक मिंजू के अंकल हैं, जिनकी शॉप पर साल 1998 में मिंजू काम किया करती थी। इनका नाम चिवॉन होता है। चिवॉन चुन्ही को देख के हैरान रह जाते हैं और उसे अपनी भतीजी मिंजू समझने लगते हैं, लेकिन चुन्ही कहती है कि शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा नाम जुन्ही है। और जुन्ही चिवॉन को वो फोटो दिखाती है और इस फोटो को देखकर वो जुन्ही को बताते हैं कि इस फोटो में दिख रही लड़की मेरी भतीजी है। वो पूछती है कि क्या हम इस लड़की से मिल सकते हैं, जिस पर वो उदास हो जाते हैं और जुन्ही को बताते हैं कि मेरी भतीजी 1998 में ही मर चुकी है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिंजू जल्दी ही 1998 में मरने वाली है। और जुन्ही यहाँ पे उस लड़के सियोन के बारे में पूछती है जो कि उसे योनजुन लग रहा है, जिस पर चियोन उसे बताते हैं कि ये लड़का मिंजू का दोस्त था और मुझे इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। वहीं फिर से पास में हम इन्हीं तीनों को देखते हैं जहाँ पर इंग्यो और सियोन मिंजू को उसके बर्थडे पे सरप्राइज देते हैं। ये लोग एक पार्क में बैठ के पार्टी करते हैं। यहाँ पे इंजू मिंजू को एक टेप रिकॉर्डर गिफ्ट करता है, उसे वो काफी पसंद आता है। तभी सियोन मिंजू से बात करता है और उसके बात करने से मिंजू शर्माने लगती है। ये देखकर इंजू समझ जाता है कि मिंजू उससे नहीं बल्कि सियोन से प्यार करती है। ये देखकर वो बहाना बनाता है और मिंजू और सियोन को अकेले छोड़ के चला जाता है। इसके बाद सियोन मिंजू को उसके घर तक छोड़ने जाता है और यहाँ पे मिंजू सियोन को उसकी बुक की हुई वही टेप देती है और सियोन से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन ये बात सुन के सियोन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो मिंजू को पसंद नहीं करता था। वो मिंजू से कहता है कि हम बस दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। सियोन का ये जवाब सुन के मिंजू रोने लगती है। दूसरी तरफ जुन्ही ये समझ जाती है कि जब 1998 में ही मिंजू की मौत हो चुकी है तब ये लड़का जो कि उसके साथ खड़ा है वो योनजुन नहीं हो सकता, क्योंकि 1998 में तो योनजुन बस 11 साल का ही था। अब जुन्ही योनजुन को और भी ज्यादा याद करने लगती है। वो घर वापस जाते समय उसी पार्सल को खोलती है जिसे एक अनजान आदमी ने उसके पास भेजा था। इसके अंदर जुन्ही को वही टेप रिकॉर्डर मिलता है जो कि योनजुन ने मिंजू को साल 1998 में दिया था। साथ में उसमें वो टेप भी थी जो कि मिंजू ने सियोन को दी थी। लेकिन ये सारा सामान कौन है जो कि इतने टाइम बाद जुन्ही को भेज रहा है। अब वो उसी टेप रिकॉर्डर को सुनती है और उसमें गाना चल रहा होता है। जुन्ही गाना सुनते हुए यहीं पे सो जाती है। दूसरी तरफ पास में मिंजू अपने घर में जाती है
है जहाँ पे उसे सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा दिखाई देता है। ये देखकर वो डर जाती है और सोचने लगती है कि कहीं उसकी मॉम उसके भाई को लेकर भाग तो नहीं गई। उसे लगता है कि उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई है और वो बाहर आके अपनी मॉम और अपने भाई को ढूंढने लगती है। तभी रोड पर उसके सामने एक कार आ जाती है और मिंजू डर जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे मिंजू को एक्सीडेंट हो गया। और इसी दौरान यहाँ पे एक ग्लिच आता है। पास्ट की मिंजू और फ्यूचर की जुनही आपस में जुड़ जाती है। इसके बाद हम मिंजू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है। यहाँ पे सियोन उसके कानों में ईयरफोन्स लगाता है और उसे वही गाना सुनाने लगता है जो कि फ्यूचर में जुनही सुन रही थी। इसके बाद मिंजू को होश आता है। वो सियोन को देखती है और उसे योंगजुन कह के बुलाती है, जिससे हमें पता चलता है कि जुनही की कॉन्शियसनेस अब मिंजू के शरीर में आ गई है और साथ ही उसको मिंजू के लाइफ के बारे में भी सब कुछ पता है। और यहीं पर मिंजू की आत्मा एक अजीब सी जगह पे कैद हो गई होती है, जहाँ से वो सारी चीजें देख तो पाती है लेकिन कुछ भी कर नहीं पाती। और अब जुनही का मिंजू के शरीर पर पूरा कंट्रोल हो गया था। वो सियोन को योंजुन समझती है और उसे गले लगकर रोने लगती है। अब इंजू और सियोन जुनही को मिंजू कह के बुलाते हैं। ये सुन के जुनही हैरान हो जाती है। वो अपने आसपास देखती है और इंजू से डेट पूछती है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि ये साल 1998 चल रहा है। ये सुन के जुनही तो पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी। फिर उसे मिंजू की लाइफ की बातें भी याद आने लगती हैं। उसे साथ में मिंजू की आवाज भी आती है, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है और वो सन 1998 में कैसे पहुँच गई। इसके बाद जुनही अपने घर यानी कि मिंजू के घर जाती है और अपने मॉम डैड पे गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो लोग उसे अकेले छोड़ के चले गए थे। यहाँ पर मिंजू के ऐसा बिहेवियर देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मिंजू हमेशा से एक शर्मीली लड़की थी और वो कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। लेकिन अब जुनही उसके अंदर आ गई है। जुनही का बिहेवियर मिंजू के साथ मिल चुका है। कि सभी लोग सोच रहे थे कि मिंजू अचानक से ऐसे कैसे हो गई और तभी मिंजू की तबीयत दोबारा से खराब होने लगती है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और सबको बताते हैं कि उसके सर पे चोट लगने की वजह से शायद वो ऐसा बिहेवियर कर रही है। इसके बाद इंजू सियोन से बात करता है। वो उससे कहता है कि जब तुमने मिंजू से कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो शायद उसके बाद उसे काफी बुरा लगा होगा। इसलिए अब इंजू मिंजू को खुश करने के लिए सियोन से कहता है कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। दूसरी तरफ जुनही जो कि मिंजू के शरीर के अंदर है, वो अब हॉस्पिटल से मिंजू के घर आती है। वो यहाँ पे एक डायरी में देखती है जिसके अंदर मिंजू ने अपनी पूरी जिंदगी के बारे में लिखा हुआ था। अब क्योंकि इन दोनों की यादें मिल चुकी थी और जुनही को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो मिंजू है या फिर जुनही। यहाँ पे उसे ऐसा लगता है कि वो मिंजू है और उसे जो कुछ भी जुनही के बारे में पता था वो सब एक सपना था। लेकिन यहाँ पर जब मिंजू अपनी डायरी को देखती है तो उसे ये सब समझ नहीं आता कि उसने ये सारी बातें इस डायरी में कब लिखी थी। जुनही तो ये सब देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी, उसे कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पे पुलिस उसके घर आ जाती है तो जुनही को मिंजू समझकर उससे बताती है कि उस रात आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि आपको किसी ने जान से मारने की कोशिश की थी। आप पर हमला किया गया था और तभी आपके सर पर चोट लगी थी। लेकिन जुनही को उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद सियोन जुनही के लिए चिकन लाता है और उससे कहता है कि मैंने उस रात जो तुम्हारी बर्थडे पर तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो और मेरी बात की वजह से तुम इंजू से गुस्सा मत होना और बस हमारी दोस्त बनकर रहना। यहाँ पे जुनही जो कि मिंजू के शरीर के अंदर है, वो सियोन से कहती है कि जब तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो अब हम दोस्त भी नहीं रह सकते। यहाँ पर मिंजू की अलग तरीके से बात करने से सियोन हैरान हो जाता है, क्योंकि मिंजू शर्मीली थी इसलिए वो किसी से भी इस तरीके से बात नहीं कर पाती थी। अब सियोन मिंजू से कहता है कि मुझे तुम इतना अलग क्यों लग रही हो, जिस पर जुनही उससे कहती है कि मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि मैं कौन हूँ और मैं किसकी जिंदगी जी रही हूँ। यहाँ पे जुनही जो कि मिंजू के शरीर में है, वो सियोन को बार बार योंजुन कह के बुला रही थी, क्योंकि वो उसे योंजुन समझ रही थी। जिस पर सियोन उससे पूछता है कि आखिर ये योंजुन कौन है जिसका नाम लेकर तुम मुझे बार बार बुला रही हो। जिस पर मिंजू सियोन से कहती है कि जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तब से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बड़े सपने से बाहर आई हूँ, लेकिन मुझे वो सपना बिल्कुल हकीकत की तरह लग रहा था और साथ ही उस सपने में मेरा नाम मिंजू नहीं बल्कि जुनही था और तुम्हारा नाम सियोन नहीं योंजुन था। और यहाँ पे वो सियोन को सब कुछ बता देती है कि वो कैसे सपने में योंजुन से मिली थी और उससे प्यार करती थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जुनही अपनी जिंदगी को एक सपना समझ रही है। वो मिंजू की जिंदगी जीने लगती है, लेकिन उसका बिहेवियर उससे बिल्कुल ही अलग था। और फिर अब इंजू की सुनने वाली मशीन कहीं पे खो जाती है और वो अब अपनी पुरानी मशीन को इस्तेमाल करने लगता है। स्कूल खत्म होने के बाद इंजू और सियोन दोनों ही मिंजू से मिलने उसके घर जाते हैं। यहाँ पे मिंजू स्कूल नहीं जा रही थी क्योंकि उस पर हमला करने वाला वो किलर अभी भी आजाद घूम रहा था और वो किलर कौन है ये कोई भी नहीं जानता। इसके बाद जुनही इन दोनों से कहती है कि अब हमें ही उस किलर को ढूंढना होगा। ये लोग अब उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे मिंजू का एक्सीडेंट हुआ था। जुनही यानी कि मिंजू को उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद सियोन और योंजू मिंजू को बताते हैं कि तुम हमें यहाँ पर नहीं मिली थी। ये लोग मिंजू को एक दूसरी जगह पे ले जाते हैं जो कि इस जगह से काफी दूर थी और ये लोग कहते हैं कि तुम हमें यहाँ पर बेहोश मिली थी। मिंजू को समझ नहीं आता कि वो वहाँ से इतनी दूर यहाँ पर कैसे आ गई और उस रात जो भी हुआ वो उसे याद क्यों नहीं है और ये लोग हमला करने वाले किलर का पता नहीं लगा पाते। इसके
उसके बाद जुनही अपनी असली जिंदगी जिसे वो सपना समझ रही थी उसके बारे में वो इंग्यो को भी बता देती है, लेकिन उसको भी उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। लेकिन बातों ही बातों में फिर वो मिंजू से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ पे इंग्यो से बताता है कि जब मैं तुम्हें देखा करता था तो तुम स्कूल की छत पे खड़ी होकर अपने आप से बात किया करती थी, तो तब मैं तुम्हारे लिप्स को रीड किया करता था और मुझे तब पता चला था कि तुम्हारी हालत भी बिल्कुल मेरी ही तरह है। तुम भी मेरी तरह अकेली थी, कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता था। इंग्यो कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से समझ पाता था और मैं जानता था कि तुम पर क्या बीतती होगी, क्योंकि वही सारी चीजें मेरे साथ भी हो रही थी। वो मिंजू से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जुनही जो कि मिंजू के शरीर में है वो इंग्यो की इस बात का कोई जवाब नहीं देती। और फिर कुछ दिनों बाद ये तीनों भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और जुनही लगभग अपनी असली जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल ही जाती है और वो मिंजू की जिंदगी को जीने लगती है। फिर एक दिन जब मिंजू अपने अंकल की शॉप पे काम कर रही होती है तो तभी उसके पास पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और वो जुनही को इंग्यो की सुनने वाली मशीन दिखाते हैं और वो कहते हैं कि हमें लगता है कि जिसने भी तुम पर हमला किया था ये मशीन जरूर उसी इंसान की है, क्योंकि ये हमें उसी जगह पे मिली थी जहाँ पे तुम हमें बेहोश पाई गई थी। मिंजू इसको देख के हैरान हो जाती है, लेकिन ये पुलिस को ये नहीं बताती कि ये इंजू की है। कहानी वापस से साल 2023 में आती है जहाँ पे हम जुनही को देखते हैं शू की बस में गाना सुनते हुए सो रही थी। तभी उसके पास बस का कंडक्टर आता है, वो उसे जगा देता है। अब जुनही मिंजू के शरीर से वापस अपने शरीर में आ जाती है। वो ये सब देख के बहुत हैरान थी। यहाँ पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि सब उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। वो कंडक्टर से डेट पूछती है जहाँ उसे पता चलता है कि ये साल 2023 चल रहा है। जुनही सोचती है कि आखिर ये सब क्या हुआ, शायद वो कोई सपना देख रही थी। यहीं पर हम योनजुन को देखते हैं जो कि बिल्कुल सियोन की तरह लग रहा था। वो जुनही को छुपकर देख रहा था। जुनही अपने घर आती है और वो उन मैसेजेस को देखने लगती है जो वो योनजुन के नंबर पर भेजा करती थी, लेकिन आज वो देखती है कि उन मैसेजेस को किसी ने सीन कर लिया है। ये देखकर वो उस नंबर पे कॉल करती है और इस बार योनजुन कॉल उठा लेता है, लेकिन वो उससे बात नहीं करता। यहाँ पे योनजुन मिंजू के अंकल के साथ होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि मिंजू के अंकल चिफोंग भी इन सब के बारे में पहले से जानते हैं और वो जुनही से ये सारी बातें छुपा रहे थे। जुनही योनजुन को दोबारा से कॉल करती है, लेकिन वो उसके फोन नहीं उठाता। फिर अगले दिन जूही अपने दोस्त से योनजुन की कॉल की लोकेशन निकलवाती है और वो देखती है कि ये नंबर आखिरकार मिंजू के अंकल के कैफे में ऑन था। साथ में उसे ये भी पता चलता है कि ये फोन नंबर किसी सियोन के नाम पे रजिस्टर है। ये बात जान के जुनही हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि जिस लड़के को उसने अपने मिंजू वाले सपने में देखा था वो लड़का हकीकत में कैसे हो सकता है। जुनही अब अपने दोस्त के साथ उसे कैफे में जाती है। यहाँ पर उसे इस बार चिवोंग नहीं मिलता। जुनही चिवोंग का काफी देर तक इंतजार करती है, लेकिन वो मिंजू के अंकल से नहीं मिल पाती। उसके बाद जुनही अपने घर वापस चली जाती है और हम देखते हैं कि योनजुन ये सब देख रहा होता है और उसे जुनही की ऐसी हालत देखकर काफी बुरा लगता है। उसके बाद जुनही योनजुन के पुराने घर पे जाती है जहाँ पे वो एक चेयर को देखती है जिसे योनजुन ने मरने से पहले बनाई थी। वो उसे देखकर योनजुन को मिस करने लगती है। यहाँ पे योनजुन का वही दोस्त चान्यून भी जुनही के साथ होता है और जुनही से योनजुन का सारा सामान अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है और यहाँ पर जुनही उसे अपने मिंजू वाले सपने के बारे में सब कुछ बता देती है और कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत था। इसके बाद जुनही एक डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें भी अपने सपने के बारे में बताती है, जहाँ पे वो डॉक्टर कहते हैं कि अक्सर किसी के बारे में ज्यादा सोचने पर हमें इस तरह के सपने आते हैं। जब जुनही डॉक्टर के पास से वापस घर जाती है तभी उसे मिंजू के अंकल की कॉल आती है। जुनही तुरंत ही चिवोन से मिलने के लिए उनकी कैफे जाती है। वो उनसे कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड योनजुन का फोन आखिरी बार इसी कैफे में ऑन हुआ था और उसे किसी सियोन नाम के लड़के ने ऑन किया था। क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हो? साथ ही वो चिवोन को बताती है कि कुछ दिनों पहले मैंने एक सपना देखा था जिस सपने में मैं आपकी भतीजी मिंजू थी। ये सब सुनकर वो जुनही को बताते हैं कि जब मिंजू जिंदा थी तब उसने भी मुझसे एक बार कहा था कि वो मिंजू नहीं बल्कि जुनही है। यहाँ पे वो जुनही को मिंजू की एक डायरी देते हैं जिसके अंदर वो सारी बातें लिखी हुई थी जो कि जुनही ने तब लिखी थी जब वो मिंजू के शरीर में थी। ये देखकर वो समझ जाती है कि वो साल 1998 में मौजूद मिंजू के शरीर में गई थी और ये सब उसका कोई सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी। अब जुनही याद करती है कि वो 1998 में कैसे गई तो उसे टेप रिकॉर्डर के बारे में याद आता है जिसे सुनकर वो सो गई थी और 1998 में मिंजू के शरीर में चली गई थी। अब जुनही दोबारा से उस टेप को सुनती है और फिर से सो जाती है और फिर से 1998 में मिंजू की बॉडी के अंदर आ जाती है। अब जुनही को यकीन हो जाता है कि वो टाइम ट्रेवल करके मिंजू की बॉडी के अंदर आई है। फिर जुनही को उसके बॉयफ्रेंड योनजुन की वो बात याद आती है जब जुनही ने उससे एक बार पूछा था कि अगर तुम्हें पास्ट में जाने का मौका मिले तो तुम कौन से समय में जाना चाहोगे। यहाँ पर उसने उससे कहा था कि मैं उस समय में जाना पसंद करूंगा जहाँ पे मैं तुमसे पहली बार मिला था। अब ये बात करके जुनही जो कि मिंजू के शरीर में है वो तुरंत सियोन के पास जाती है क्योंकि वो अब भी सियोन को योनजुन समझ रही होती है। वो उसे देखकर रोने लगती है, लेकिन तभी उसे समझ में आता है कि सियोन बस योनजुन की तरह दिखता है, वो योनजुन नहीं है। अब वो वापस से चिवोन की शॉप पर आ
आ जाती है और सोचती है कि अगर मैं 1998 में हूँ तो इसका मतलब यह है कि योनजुन बस इस वक्त 11 साल का होगा। जूनही अब अपने टाइम ट्रेवल से बहुत परेशान हो जाती है और दूसरी तरफ सियोन इंजू को बताता है कि मिंजू जब उसके पास आई थी तब वो रो रही थी। इंजू अब ये सब सुन के सियोन से कहता है कि अब तुम मिंजू का ख्याल मत रखना और तुम थोड़ा उससे दूर ही रहना। यहाँ पे वो उससे सारी बातें इसलिए कह रहा था क्योंकि वो मिंजू को पसंद करता था। सियोन इंजू की बात का कोई जवाब नहीं देता और चुप हो जाता है। इसके बाद इंजू मिंजू से मिलने के लिए उसके पास जाता है और सियोन को इंजू की बात से काफी बुरा लगता है क्योंकि सियोन अब कहीं न कहीं मिंजू के इस नए अवतार को देखकर उसे पसंद करने लगा था। अब जूनही सोच रही थी कि योनजुन जब इस पास्ट में उसके साथ है ही नहीं तो वो इस पास्ट में क्या कर रही है, इसलिए अब वो अपने प्रेजेंट समय साल 2023 में जाने की सोचती है। लेकिन वो टेप सुनने के बाद भी अपने प्रेजेंट टाइम में नहीं जा पाती जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। अब नेक्स्ट डे गेम खेलते समय इंग्यू सियोन को बॉल पास नहीं करता और वो सियोन से ही लड़ाई करने लगता है और इनके स्कूल के बाकी लड़के आके इन दोनों को शांत करा देते हैं। अब इसके बाद ये दोनों आपस में बात करना बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ जूनही बहुत कोशिश करने के बाद भी अपने प्रेजेंट टाइम में वापस नहीं जा पाती। तभी यहाँ पे सियोन आता है और जूनही को अपने साथ एक पार्क में ले जाता है। यहाँ पे सियोन उसे मिंजू समझ रहा था और वो उसे बताता है कि इंग्यू उसे बहुत पसंद करता है, इसलिए अब मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करूँगा। वो ये सारी बातें उसे बता ही रहा होता है लेकिन तभी जूनही थक कर पार्क में ही सो जाती है। उसके सो जाने के बाद सियोन अपने दिल की सारी बातें उससे बोलने लगता है और हमें पता चलता है कि सियोन इस नई मिंजू से प्यार करने लगा है, लेकिन असल में वो जूनही से प्यार करता है जो कि मिंजू के शरीर में है। दूसरी तरफ इंग्यू को पुलिस अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है कि तुम उस रात कहाँ पर थे जब मिंजू पर हमला हुआ था, जिस पर वो कहता है कि वो उस रात मिंजू के साथ पार्टी करके अपने घर चला गया था और फिर क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पर पुलिस उससे कहती है कि हमने सीसीटीवी में देखा कि तुम मिंजू के घर पर दोबारा से गए थे। साथ ही पुलिस उसे उसके कान की वो मशीन भी दिखाती है और बताते है कि ये हमें उसी जगह पर मिली जहाँ पे मिंजू पर हमला हुआ था। इनकी पुलिस से कहता है कि मेरी मशीन कहीं खो गई थी इसलिए मुझे नहीं पता कि ये वहाँ पर कैसे पहुँची। इंजू कहता है कि मैं उस रात मिंजू से कुछ कहने के लिए उसके घर पर दोबारा से गया था। पुलिस उसे छोड़ तो देती है लेकिन पुलिस को उस पर शक हो गया था। दूसरी तरफ जूनही चिवॉन की प्रेजेंट में कही हुई वही बात याद करती है जिसमें चिवॉन ने उससे कहा था कि अगर तुम पास्ट में मिंजू के शरीर में गई तो क्या तुम मिंजू का मर्डर होने से बचा सकती हो, जो कि साल 1998 में हुआ था। ये बात सुन के जूनही समझ जाती है कि कुछ ही दिनों बाद कोई जल्दी ही मिंजू का मर्डर करने वाला है, इसलिए अब जूनही मिंजू को बचाने के लिए पास्ट में मौजूद चिवॉन को वो सारी बातें बताती है जो चिवॉन ने उसे 2023 में बताई थी। लेकिन चिवॉन को जूनही की बातों पर यकीन नहीं होता और वो समझते हैं कि ये सब मिंजू बस ऐसे ही बोल रही है। अगले दिन इंजू स्कूल में आता है और सारे बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं जो कि उसे पुलिस ने पकड़ा था और सब लोग उसे ही किलर समझ रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे सियोन आता है और सभी बच्चों को शांत करा देता है। तभी सियोन को ये बात पता चलती है कि मिंजू पर हमला करने के इल्जाम में पुलिस ने इंजू को पकड़ा था। ये बात जान के सियोन हैरान हो जाता है। इसके बाद इनके स्कूल के प्रिंसिपल इंजू से कहते हैं कि तुम कुछ दिनों तक स्कूल मत आना ताकि हमारे स्कूल की बदनामी ना हो। प्रिंसिपल की ये सारी बातें सियोन भी सुन लेता है। इसके बाद सियोन यही सारी बातें जूनही को बताता है। ये सब जानने के बाद जूनही सियोन के साथ पुलिस के पास जाती है और पुलिस से कहती है कि मुझ पे हमला करने वाला वो किलर इंजू नहीं हो सकता क्योंकि वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और जो मशीन आपको वहाँ पे मिली थी वो मुझसे ही वहाँ पे गिर गई होगी। ऐसा कह के वो इंजू को पुलिस से बचा लेती है। इसके बाद जूनही सियोन और इंजू की भी दोबारा से दोस्ती करा देती है। लेकिन यहीं पे सियोन जूनही को बार बार योंगजुन की याद दिलाता रहता था जो बात उसे काफी अजीब लगती है। इसीलिए जूनही योंजू का कोई जोक इन दोनों को सुनाती है ताकि वो कंफर्म कर सके कि सियोन और योंजुन अलग अलग इंसान है या फिर एक ही है। लेकिन यहाँ पे वो जोक सियोन को समझ में नहीं आता और जूनही समझ जाती है कि सियोन एक दूसरा इंसान है। फिर ये तीनों दोबारा से एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन यहीं पे सियोन घर जाने के बाद भी जूनही के कहे हुए जोक को याद करता है और खुश होता है। तभी मिंजू के अंकल जूनही से कहते हैं कि अगर तुम सच में 2023 से आई जूनही हो और मेरी भतीजी नहीं हो तो फिर मेरी भतीजी मिंजू कहाँ पर है। सियोन के इस सवाल का जवाब जूनही के पास भी नहीं होता क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि मिंजू कहाँ पर है। वहीं पर हम मिंजू को देखते हैं जिसकी आत्मा एक अजीब सी जगह पर कैद होती है। वहाँ पे वो सब कुछ देख पा रही थी और वो अपने अंकल की ये बातें भी सुन रही होती है। तभी मिंजू जूनही से कुछ कहती है और जूनही को मिंजू की आवाज भी सुनाई देती है मगर उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये आवाज उसे कौन लगा रहा है। इसके बाद चिवांग जूनही से कहते हैं कि अगर तुम स्कूल में मन लगाकर पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ तो मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा और तुम्हारी वापस साल 2023 में जाने में मदद करूंगा। ये सुनकर जूनही काफी मन लगा के पढ़ाई करना शुरू कर देती है। कुछ लड़कियाँ उसकी क्लास की उसके पास आती हैं और उससे अच्छे से बात करना शुरू कर देती हैं और वो उससे कहती हैं कि क्या तुम हमारी बास्केटबॉल टीम में खेलोगी। जूनही भी अब तैयार हो जाती है। इसके बाद जूनही को बास्केटबॉल काफी अच्छी तरीके से खेलते हुए देखकर सियोन और इंग्यू हैरान हो जाते हैं और स्कूल की बाकी लड़कियां भी अब मिंजू से अच्छे से बात करने लगती हैं। यही लड़कियां पहले
पहले मिंजू से बात नहीं करती थी। इसके बाद सियोन और इनग्यू जुनी के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है तब से तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव आ गए हैं। सियोन और इनग्यू की बातों से पता चलता है कि वो भी अब मिंजू को अलग समझने लगे हैं। जुनी उन दोनों से कहती है कि मैं अपना बर्ताव वैसा इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझ पे हमला करने वाला वो किलर मेरी तरफ दोबारा से अट्रैक्ट हो जाए और हम लोग उसे पकड़ ले। साथ में वो उन्हें ये भी बताती है कि जिसने उस पर हमला किया था वो उनके स्कूल में से ही कोई है। ये बात सुन के ये दोनों हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि स्कूल में ऐसा कौन है जो मिंजू को मारने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद पूरे स्कूल के लड़के मिंजू के इस तरीके के व्यवहार को देखकर उसे पसंद करने लगते हैं और उससे बात करने की भी कोशिश करते हैं। ये देखकर सियोन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो जुनी से कहता है कि तुम्हें इस तरीके से किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। पता नहीं वो लड़का कौन हो जिसने तुम पर हमला किया हो, लेकिन असल में तो सियोन को जलन हो रही थी। अब स्कूल खत्म होने के बाद सियोन इनग्यू की दादी की शॉप पर जाता है। यहाँ उसे एक बच्ची दिखाई देती है जो अपनी दादी से कुछ खाने के लिए मांग रही थी, लेकिन उसकी दादी उसे वो चीज नहीं दिलाती और ये देख के सियोन उस बच्चे को अपने पास से वो चीज दिला देता है। उसे लेने के बाद वो बच्ची काफी खुश हो जाती है। फिर अगले दिन सभी बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट्स आते हैं और जुन्ही की रैंक 131 आई होती है। यहीं पर सियोन की रैंक 5 और इनग्यू की रैंक 1 आती है। इनग्यू और सियोन की इतनी अच्छी रैंक देखकर जुन्ही हैरान हो जाती है। इसके बाद जुन्ही पढ़ाई में इनग्यू की हेल्प मांगती है और वो उसे ट्यूशन देने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद सियोन जब स्कूल से वापस जाता है तो उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसे कल उसने खाने के लिए कुछ दिया था। सियोन देखता है कि उस बच्ची को कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं। ये देख के सियोन उन लड़कों को वहाँ से भगा देता है। ये लड़की दोबारा से खुश हो जाती है और सियोन से कहती है कि तुम मुझे याद रखना, हम बड़े होकर दोस्त बनेंगे, मेरा नाम जुन्ही है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये असल में जुन्ही का छोटा रूप है। जुन्ही अपने बचपन में इस समय में यहाँ पर रहती थी और वो बचपन में सियोन से मिली भी थी, लेकिन शायद वो ये बात भूल गई है। दूसरी तरफ मिंजू की माँ मिंजू की ये रैंक देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि बीमार होने के बाद भी तुम्हारी रैंक इतनी अच्छी आई है, पहले तो तुम्हारी रैंक इससे भी बुरी आती थी। और यहाँ पे वो खुशी में उसे कुछ पॉकेट मनी भी देती है। यहीं पर हम मिंजू के घर के बाहर एक लड़के को देखते हैं जो मिंजू पर नजर रख रहा था और ये लड़का बिल्कुल चन्यून की तरह दिख रहा होता है। चन्यून वही लड़का है जिसे हमने साल 2023 में देखा था और वो योंगचुन का दोस्त था, लेकिन यहाँ पर ये लड़का कौन है और ये मिंजू पर नजर क्यों रख रहा है, कहीं यही मिंजू का किलर तो नहीं है। खैर अब जुन्ही स्कूल जाने लगती है और उसे रास्ते में सियोन मिलता है। वो अपने स्कूटर पर जुन्ही को स्कूल लेके जाता है। यहाँ पे जब वो सियोन को पकड़ती है तो उसे कुछ अलग सी फीलिंग आने लगती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद जुन्ही सियोन के साथ इनग्यू से ट्यूशन पढ़ने जाती है। तभी सियोन बहाना बना के उन दोनों के पास से चला जाता है और वो गलती से उस लड़के से टकरा जाता है जो कि बिल्कुल चन्यून की तरह दिखता है। वो मिंजू का पीछा कर रहा था और सियोन देखता है कि उस लड़के ने अपनी नोटबुक में बहुत सारे अजीब से स्केचेस बना रखे हैं, जैसे कि ये लड़का कोई साइको हो। और इस लड़के की नोटबुक में एक मिंजू की फोटो भी होती है, लेकिन सियोन उसे नहीं देख पाता। दूसरी तरफ इनग्यू मिंजू को काफी अच्छे से पढ़ाता है। तभी इनग्यू एक बिल्ली को देखता है और उससे मिंजू की पुरानी बातें याद आती हैं। जब मिंजू उसके सामने बिल्लियों को खाना खिलाती थी, यानी कि मिंजू को बिल्लियाँ काफी पसंद थी। इसी बात को याद करके इनग्यू उसे बिल्ली दिखाता है, लेकिन जुन्ही कहती है कि इसे दूर हटाओ, मुझे बिल्लियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्लियों से डर लगता है। और ये बात इनग्यू को काफी अजीब लगती है। इसके बाद जाते समय इनग्यू जुन्ही से कहता है कि आजकल तुम काफी अलग लगती हो। जुन्ही उससे कहती है कि मुझे थोड़ा समय दो, इसके बाद तुम जिस मिंजू को जानते थे वो दोबारा से तुम्हारे पास आ जाएगी। इसके बाद जुन्ही वापस आती है और मिंजू के भाई के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है। मिंजू का भाई उसे बताता है कि उस रात में घर से इसलिए भागा था क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा लगता था। मॉम और डैड डाइवोर्स के बाद मेरी कस्टडी लेने के लिए लड़ाइयाँ करते थे और उन्हें तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ये भेदभाव देख के मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है, इसीलिए मैं परेशान होकर घर से भाग गया था, लेकिन फिर मुझे ढूंढते समय तुम्हारे साथ वो सब कुछ हो गया, इसीलिए मुझे माफ कर दो। अब अगले दिन जुन्ही जब सियोन से कुछ पूछ रही होती है तभी उसे योंगजुन के साथ रहने वाला एहसास होता है। अब सियोन और इनग्यू जब क्लास में होते हैं तभी इनके पास एक लड़की एक लेटर लेके आती है। सियोन उस लेटर को पढ़ता है और इनग्यू से कहता है कि मुझे मिंजू स्कूल के पीछे बुला रही है। इनग्यू ये सुनकर कहता है कि तुम्हें मिंजू के पास जाना चाहिए, जरूर उसे तुमसे कोई जरूरी काम होगा। अब वो स्कूल के पीछे जाता है, लेकिन वो वहाँ जाके देखता है कि उसे मिंजू ने नहीं बल्कि क्लास की उसी लड़की डायोन ने बुलाया है। डायोन सियोन से कहती है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है, लेकिन सियोन उससे कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी बस एक ही लड़की से प्यार करूंगा और वो तुम नहीं हो। ये कह के सियोन उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पे जुन्ही और इनग्यू छुप के ये सब देख रहे होते हैं और ये देखकर जुन्ही को योंगजुन की वो बात याद आती है जहाँ पर योंगजुन ने उसे बताया था कि मैंने एक लड़की का प्रपोजल रिजेक्ट किया था और मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक लड़की से ही प्यार करूंगा और वो तुम हो। जुन्ही कंफ्यूज होती है कि आखिर सियोन और योंगजुन में इतनी सारी चीजें कॉमन कैसे हैं, जबकि वो दोनों तो बिल्कुल अलग अलग इंसान हैं। इसके बाद जुन्ही जब अपने क्लास में बैठी होती है तो उसकी डेस्क पर उसे कुछ फोटोज मिलती हैं जो किसी ने छुप कर ली थी। जुन्ही उन फोटो को लेकर सियोन और इनग्यू के पास आती है और फोटो देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि ये काम जरूर उस किलर ने किया है जो
क्योंकि मिंजू को मारना चाहता है और वो किलर हमेशा ही मिंजू पे नजर रखता रहता है। ये देख कर सियोन मिंजू को बताता है कि अगर कोई लड़का तुम्हारे पीछे कैमरा लेकर आता है तो किसी न किसी ने तो जरूर उसे देखा ही होगा। और ये तीनों अब उस लड़के को ढूंढने का फैसला करते हैं। इसके बाद अब सारे बच्चे पिकनिक के लिए स्कूल से बाहर जाते हैं और अब सियोन और मिंजू को एक साथ देख के इनको समझ जाता है कि सियोन अब मिंजू से प्यार करने लगा है। तभी यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और सभी बच्चे वापस अपने अपने घर लौटने लगते हैं। यहीं पर सियोन मिंजू को बारिश में भागता हुआ देखता है और उसे फिर से एक अलग सा एहसास होता है। फिर घर वापस आते समय सियोन इंग्यू को बता देता है कि अब वो मिंजू से प्यार करने लगा है। इस पर इंग्यू सियोन से कहता है कि अगर तुम्हें मिंजू से प्यार हो गया है तो तुम उसे ये बात बता दो। लेकिन सियोन इंग्यू से कहता है कि मैं कुछ दिनों बाद ही अपनी फैमिली के साथ अमेरिका चला जाऊंगा और इसी वजह से मैं मिंजू को ये बात नहीं बताना चाहता। और यहाँ पर इंग्यू भी सियोन के अमेरिका जाने की खबर सुन के उदास हो जाता है। सियोन अब घर आके अपनी मॉम से कहता है कि क्या मैं यहाँ पर अकेला रह सकता हूँ, लेकिन उसकी मॉम उसे मना कर देती है। इसके बाद सियोन अपने रूम में जाता है और मिंजू को याद करके उसकी एक पेंटिंग बनाता है और ये पेंटिंग बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे साल 2023 में योंगजुन के पास थी। लेकिन ये पेंटिंग योंगजुन के पास कैसे पहुंची? इसके बाद स्कूल में पीटी क्लास के लिए सभी लोग अपनी ड्रेस चेंज करने लगते हैं। तभी वो लड़की दायून मिंजू की ड्रेस चेंज करते समय चुपके से उसकी फोटो खींच लेती है और जुनही को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। इसके बाद जुनही सियोन से पूछती है कि अब तुम इंग्यू से बात क्यों नहीं कर रहे हो? सियोन उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। इसके बाद वो इंग्यू से बात करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी फिर से सियोन से लड़ाई हो गई है? वो मिंजू को बताता है कि अब सियोन हमें छोड़ के जाने वाला है और इसीलिए मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ ताकि वो जब यहाँ से जाए तो मुझे दुख न हो। इंग्यू की बातों से जुनही समझ जाती है कि उन दोनों के बीच उसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। इसके बाद जुनही जब अपने घर जा रही होती है तो उसे पार्क में सियोन बैठा हुआ दिखाई देता है। वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम इंग्यू से लड़ाई क्यों कर रहे हो? वो बोलती है कि अगर तुमने अमेरिका जाने वाली बात उससे छुपाई नहीं होती तो तुम दोनों के बीच ऐसा नहीं होता। बातों ही बातों में सियोन के मुंह से यहाँ ये भी निकल जाता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। ये बातें सुन के वो शॉक हो जाती है। सियोन कहता है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मगर मैं ये भूल नहीं पाता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नेक्स्ट डे हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पे मिंजू ने सियोन की बातों का अभी भी जवाब नहीं दिया था और वो इंग्यू के साथ उसी लड़की को ढूंढने जाती है जो छुपकर उसकी फोटोज लेता था। लेकिन उन्हें बहुत पता करने के बाद भी उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चलता। मिंजू यानी कि जुनही इंग्यू से कहती है कि सियोन ने तुम्हें अमेरिका जाने की बात इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि उसे लगता था कि तुम उसके जाने की बात सुन के उदास हो जाओगे। ये थोड़ा सा बचा हुआ समय भी तुम उसके साथ अच्छे से नहीं बिता पाओगे। इंग्यू उससे कहता है कि अगर तुम्हें भी सियोन से प्यार हो गया है तो तुम्हें अपना ज्यादा समय उसके साथ बिताना चाहिए क्योंकि वो कुछ ही दिनों में हमें छोड़ के चला जाएगा और तुम कभी भी उससे मिल नहीं पाओगी। ये सब सुन के मिंजू सियोन और इंग्यू को एक साथ बिठाती है और उन्हें सब सच बताने लगती है कि मैं जुनही हूँ और मैं टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आ रही हूँ। मैं 2023 से आई हूँ। और अब वो इन दोनों को अपनी और मिंजू की हैंड राइटिंग दिखाती है। दोनों ही हैंड राइटिंग बिल्कुल अलग होती है। वो सियोन को ये भी बताती है कि किसी ने उसे एक टेप भेजी थी जिसे सुनने के बाद वो 1998 में मिंजू के शरीर के अंदर आ गई। लेकिन यहाँ पर तो इन दोनों को जुनही की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। ये दोनों मजाक बनाने लगते हैं उसका। वो सोचते हैं कि मिंजू इन दोनों की दोस्ती कराने के लिए ये सब मजाक कर रही है। जुनही इन दोनों से कहती है कि अगर तुम लोगों ने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो तुम्हारी दोस्त मिंजू का मर्डर हो जाएगा। लेकिन जुनही की किसी भी बात पर सियोन यकीन नहीं करता। वो उस पर हंसने लगता है और जुनही की इन सब बातों से इनकी और सियोन की दोस्ती फिर से हो जाती है। इसके बाद सियोन इंग्यू से कहता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मिंजू हमसे झूठ नहीं बोल रही थी। मुझे लगता है उसने जो कुछ भी टाइम ट्रेवल के बारे में बताया था वो सब सच था। यहीं पर इंग्यू भी कहता है कि जब से मिंजू का एक्सीडेंट हुआ है तब से वो कुछ बदली हुई है। इंग्यू सियोन से कहता है कि मुझे मिंजू अच्छी नहीं लगती, ये बदली है। मुझे तो पुरानी मिंजू ही पसंद थी। मैं उससे ही प्यार करता था। मुझे ये नई मिंजू पसंद नहीं है, इसीलिए तुम इससे प्यार कर सकते हो। ये बात सुन के सियोन खुश हो जाता है क्योंकि वो जुनही से प्यार करने लगा था और ये दोनों यहाँ पर पहले की तरह ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और अब रात के समय में दायून, वही लड़की जिसने सियोन को प्रपोज किया था, वो अपनी दो दोस्तों के साथ रात में स्कूल में घुस जाती है और क्लास के अंदर मिंजू की ड्रेस चेंज करते समय ली गई फोटो को वहाँ पे लगाने लगती है। अब दायून की दोनों फ्रेंड बाथरूम चली जाती हैं। दायून यहाँ पे अकेली रह जाती है। तभी एक लड़का उसके ऊपर हमला करता है और उसे पकड़ के एक क्लासरूम में ले जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी दोनों फ्रेंड आती हैं। उन्हें यहाँ पे दायून नहीं दिखाई देती। उन्हें लगता है कि वो घर चली गई है, इसलिए वो दोनों भी अपने अपने घर लौट जाती हैं। लेकिन अगली सुबह जब ये लोग स्कूल में आते हैं तो उन्हें यहाँ पे दायून की डेड बॉडी दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पे जुनही की वो फोटो जो उन्होंने रात में लगाए थे वो गायब हो चुके थे। जुनही को भी इन सब बारे में पता चलता है
है और साथ ही में वो डायोन की दोनों दोस्तों को भी बातें करते हुए सुन लेती है कि रात में वो उसकी फोटोज लगाने यहाँ पर आए थे और जो फोटोज उसे उसकी डेस्क पर मिली थी वो भी डायोन ने ही चुप कर ली थी, क्योंकि डायोन सियोन से प्यार करती थी और वो मिंजू को पसंद करने लगा था, इसीलिए डायोन उसे बदनाम करना चाहती थी। इसके बाद जब सियोन स्कूल आता है और जब उसे पता चलता है कि क्लास में किसी लड़की का मर्डर हो गया है तो ये बात सुन के वो घबरा जाता है। वो जल्दी से भाग के क्लास की तरफ जा रहा था, तभी उसे रास्ते में इंग्यू मिलता है। वो उसे बताता है कि मिंजू बिल्कुल ठीक है और उस लड़की डायोन का मर्डर हो गया है जिसने तुम्हें प्रपोज किया था। इसके बाद यहाँ पे मिंजू आ जाती है और ये तीनों मिलकर सियोन के घर जाते हैं। अब जुनही यानी कि मिंजू इन्हें बताती है कि जो फोटोज उसे मिले थे वो डायोन ने ही लिए थे, वो फोटो बेचने वाला कोई किलर ही नहीं था। सियोन समझ जाता है कि उस रात जिसने मिंजू पर हमला किया था उसी ने डायोन को मारा है और मिंजू के वो फोटोज जो डायोन वहाँ पे लगा रही थी उन्हें भी वो अपने साथ ले गया है। इन्हें यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता कि डायोन को किसने मारा और आखिर उस किलर ने मिंजू की फोटो क्लास से क्यों चुराई। इसके बाद इंग्यू अपने घर वापस चला जाता है और यहाँ पे जुनही सियोन के स्केचेस को देखती है जिसमें उसे वही पेंटिंग मिलती है जो कि सियोन ने बनाई थी और ये पेंटिंग बिल्कुल वैसे ही होती है जो कि योंजुन के पास थी। जुनही इस पेंटिंग को देख के हैरान थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये पेंटिंग 2023 में योंजुन के पास कैसे पहुंची। इस पेंटिंग को देखकर उसे लगता है कि सियोन और योंजुन एक ही इंसान है और अब प्रेजेंट टाइम 2023 में जुनही की दोस्त उसे जगा देती है और वो अब 2023 में पहुंच जाती है। तो उसे सब कुछ याद होता है और वो सबसे पहले आके मिंजू के अंकल के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या सियोन और योंजुन एक ही इंसान है। वो उनसे ये बात पूछ रही होती है तभी उसे यहाँ पर योंजुन दिखाई देता है। वो उसे जिंदा देख के हैरान थी और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हारा नाम सियोन है या फिर तुम योंजुन हो। अब ये यहाँ पे उसे अपनी सारी सच्चाई बताना शुरू करता है। कहानी 2002 में जाती है। यहाँ पर हम सियोन को देखते हैं जो कि अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके वापस आ गया था। वापस आने के बाद वो इंग्यू से मिलने एक जेल में जाता है, लेकिन इंग्यू सियोन से मिलने से मना कर देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि इंग्यू ने ही 1998 में मिंजू का मर्डर किया था, यानी कि वो किलर इंग्यू था जो कि मिंजू को मारना चाहता था। और यहीं पर सियोन इंग्यू से बिना मिले ही बस से अपने घर जाने लगता है और उसी टेप रिकॉर्डिंग को सुनता है जो मिंजू ने उसे दी थी। सियोन उस गाने को सुन ही रहा होता है कि तभी उसकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पे उसे काफी ज्यादा चोट लगती है और जब उसे होश आता है तो उसके सामने एक लेडी और एक लड़की खड़ी होती है और ये दोनों सियोन को योंजुन कह के बुलाती हैं। जिस तरह से जुनही की कॉन्शियसनेस मिंजू के शरीर में गई थी उसी तरह से एक्सीडेंट के बाद गाने को सुनते हुए सियोन की कॉन्शियसनेस साल 2007 में मौजूद योंजुन के शरीर में आ गई है और ये योंजुन की मॉम और सिस्टर थी और सियोन इन्हें नहीं पहचान पा रहा था और फिर उसे समझ आता है कि वो 2007 में योंजुन की बॉडी के अंदर है। सियोन ये बात जान के हैरान हो गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो 2007 में योंजुन की बॉडी के अंदर कैसे पहुंच गया। इसके बाद योंजुन की सिस्टर सियोन यानी कि अपने भाई योंजुन को बताती है कि तुम अपने फ्रेंड के साथ कार में जा रहे थे और तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में तुम्हारा दोस्त मर गया लेकिन तुम बच गए। ये सुन के उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो सोचता है कि मैं तो बस में था, आखिर कार से मेरा एक्सीडेंट कैसे हो गया। अब सियोन उसी बात को याद करने लगता है जब मिंजू का मर्डर हुआ था, जहाँ पे वो उसे मरी हुई दिखाई दी थी। इंग्यू उसके पास बैठा हुआ था। इंग्यू ने सियोन से कहा था कि मैंने मिंजू को मार दिया, लेकिन इंग्यू ने ऐसा क्यों किया। अब ये सारी बातें सोचकर सियोन दुखी हो जाता है। इसके बाद सियोन वापस से मिंजू के अंकल चिवॉन की शॉप पर जाता है, जहाँ पर चिवॉन उसे देख के काफी खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सियोन है, जहाँ पर वो चिवॉन को ये बात बताता है कि मैं सियोन तो हूँ लेकिन मैं इस वक्त योंजुन की बॉडी में आ गया हूँ। ये सुन के चिवॉन को पता चलता है कि जुनही ने टाइम ट्रेवल के बारे में जो बातें बताई थी वो सब सही थी और अब यहाँ पर चिवॉन सियोन को बताते हैं कि मैं ये शॉप बंद कर रहा हूँ और मैं अब एक कैफे खोलूंगा। उसके बाद सियोन उनसे पूछता है कि क्या आपको पता है कि साल 2002 में मेरे एक्सीडेंट के बाद मेरा क्या हुआ था। वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था 2002 में, लेकिन उसके बाद तुम्हारा क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और यहीं पर अब ये दोनों मिंजू को याद करके उदास हो जाते हैं और ये बात भी समझ पाते हैं कि अगर वो उस समय जुनही की बातों पर यकीन कर लेते तो आज मिंजू जिंदा होती। इसके बाद सियोन घर पे जाकर जुनही के बारे में पता लगाने लगता है, क्योंकि उसे याद होता है कि जुनही साल 2023 से आई थी तो वो 2007 में भी कहीं न कहीं मौजूद होगी और उसे पता चल जाता है कि वो अब 2007 में कॉलेज में पढ़ती है और वो अब उसके कॉलेज में जाता है, जहाँ पे उसे जुनही दिखाई देती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि यहाँ पे जुनही पहली बार कोई योंजुन से मिल रही होती है। तो अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि जब जुनही योंजुन से पहली बार मिली थी तो उसके शरीर के अंदर सियोन मौजूद था। अब हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे हमें असली योंजुन को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्त के साथ एक कार में जा रहा था और तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट के बाद ही सियोन उसके शरीर में आया है। 2007 में योंजुन की बॉडी में जो सियोन है वो जुनही को देख के काफी खुश हो जाता है। इसके बाद सियोन घर जाके वैसे ही पेंटिंग बनाता है जैसे उसने 1998 में मिंजू की बनाई थी और इस तरीके से हमें पता चलता है कि वो पेंटिंग योंजुन के पास कैसे आई। अब वो योंजुन की जिंदगी जीने का फैसला करता
रहता है और कॉलेज में एडमिशन लेने की सोचता है ताकि वो जुनही से वैसे ही मिल सके जैसे उसने बताया था कि वो योनजुन से कैसे मिली थी। और फिर योनजुन जीवान की कैफे में काम करने लगता है और वो एग्जाम देके काफी अच्छे नंबर लाता है, जिससे उसे जुनही कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। इसके बाद वो पहली बार कॉलेज में जाता है और यहाँ पे जब उसे जुनही दिखाई देती है तो वो बिना सोचे समझे जुनही को प्रपोज कर देता है। वो सोचता है कि जुनही उससे प्यार करने लगेगी, लेकिन वो उससे चिढ़ जाती है। वो सोचती है कि वो कोई आवारा लड़का है जो कि हर किसी पे लाइन मारता रहता है। वो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। यहाँ पे सियोन एक लड़के को भी देखता है और जुनही उससे कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जुनही की इस बात से सियोन काफी उदास हो जाता है। तभी यहाँ पे चेनयू नाम का एक लड़का आता है और सियोन यानी कि कोयोंजुन की उससे काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो सियोन को कुछ लड़कियों से मिलवाने के लिए अपने साथ एक रेस्टोरेंट पे लेके जाता है और यहाँ पे सियोन जुनही को देखता है जो कि उस रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। वो सियोन के पास आकर कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। सियोन उससे कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं करा, मैं बस यहाँ पे लड़कियों से मिलने आया हूँ। इसके बाद सियोन चेनयून के साथ रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर जुनही का इंतजार करने लगता है। तभी जुनही अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पे आती है और ये देख के सियोन को काफी बुरा लगता है। इसके बाद वो चियोन के पास जाता है और उससे बताता है कि इस टाइम पर जुनही का एक बॉयफ्रेंड भी है। और फिर वो ये भी बताता है कि जब जुनही उसके पास पास्ट में गई थी तो उसने उसे ये भी बताया था कि वो और योनजुन एक साथ रेस्टोरेंट में भी काम किया करते थे और तभी वो दोनों बहुत क्लोज आ गए थे। इसके बाद वो हर जगह पर जुनही का पीछा करने लगता है और अब वो उसके रेस्टोरेंट में काम भी करने लगता है। जुनही उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरा पीछा करने के लिए ही यहाँ पर काम कर रहे हो। सियोन उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरा यहाँ पे काम करना पसंद नहीं तो मैं ये काम छोड़ देता हूँ। लेकिन जुनही इतनी बुरी भी नहीं थी कि वो किसी का काम छुड़वा दे, इसलिए वो उसे काम छोड़ने से मना कर देती है। लेकिन वो कहती है कि ये काम बहुत मुश्किल है और तुम कुछ दिनों बाद इसे खुद ही छोड़ दोगे। फिर कुछ दिन बाद सियोन को यहाँ पे काम करने में परेशानी होने लगती है, लेकिन वो जुनही के लिए इस काम को करता रहता है। इसके बाद चिवॉन 2007 में मौजूद असली सियोन को कॉल करते हैं और बताते हैं कि योनजुन के शरीर में पास से आए सियोन ने जुनही से मिलना शुरू कर दिया है और अब वो जुनही के कॉलेज में पढ़ता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि योनजुन की बॉडी में सियोन को जुनही से मिलाने का काम असली सियोन का था। और अब कहानी 2006 में आती, जहाँ पे हम इंग्यू को देखते हैं। वो जेल से बाहर आता है और यहाँ पे बहुत समय बाद सियोन इंग्यू से मिलता है और ये सियोन असली सियोन था जो कि उस एक्सीडेंट के बाद जिंदा बच गया था। दरअसल 2023 में योनजुन के एक्सीडेंट के बाद सियोन की कॉन्शियसनेस वापस उसी के शरीर में चली गई थी और इस सियोन को सब कुछ पता होता है। अब यहाँ पे सियोन इंग्यू को उसकी दादी से मिलवाता है। उन्हें देखकर वो काफी रोता है। अब रात के समय ये दोनों बैठकर ड्रिंक करते हैं। यहाँ पे सियोन इंग्यू को बताता है कि मेरा एक कार से एक्सीडेंट हो गया था और मेरा एक पैर खराब हो गया, लेकिन अब मेरी एक अच्छी जॉब लग गई है और मैं अपनी जिंदगी खुशी से जी रहा हूँ। सियोन की सारी बातें सुनकर इंग्यू उससे कहता है कि मैंने मिंजू को मार डाला, तुम्हें तो मुझसे नफरत करनी चाहिए। इस पर सियोन उससे कहता है कि मुझे पता है तुमने मिंजू को नहीं मारा होगा और तुम झूठ बोल रहे हो, इसीलिए मुझे तुमसे नफरत नहीं है। इसके बाद सियोन अपने घर जाता है, जहाँ पे हम एक दीवार पर बहुत सारी न्यूज और फोटोज को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये सियोन मिंजू को वापस जिंदा करने के लिए कोई प्लान बना रहा है। और अब कहानी 2007 में आती है, जहाँ पे सियोन जो कि कोयोंजुन की बॉडी में है, वो एक बूढ़ी औरत की रास्ता बताने में मदद करता है। जुनही भी ये सब देखती है और समझ जाती है कि योनजुन एक अच्छा इंसान है और यहाँ पर सियोन जुनही के कॉलेज के क्लब में हिस्सा ले लेता है। जुनही भी अब सियोन यानी कि योनजुन से चिढ़ना बंद कर देती है। अब सियोन और जुनही जब रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे काम करने वाली एक लड़की के पास उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है। वो कहती है कि वो बहुत मुश्किल में है। ये सुन के वो लड़की जुनही को बताती है कि मेरी फ्रेंड मुझसे बार बार मदद मांग रही है, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। ये बातें सुन के सियोन उससे कहता है कि अगर तुम्हारी दोस्त मुश्किल में फंसी है तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। ये बात बोल के वो याद करता है कि चिवॉन ने उसे बताया था कि 2006 में जेल से बाहर आने के बाद इंग्यू ने सुसाइड कर लिया था और हमें ये भी पता चलता है कि इंग्यू जल्दी ही सुसाइड करने वाला है। ये बात याद करके वो अकेले में जाके रोने लगता है और जुनही जब उसे देखती है तो वो उससे पूछती है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो। यहाँ पे जुनही कोयोंजुन की दोस्त बन जाती है। इसके बाद जब जुनही का बर्थडे आता है तो वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने का प्लान बनाती है, लेकिन तभी उसके रेस्टोरेंट से फोन आता है और उसका बॉस उसे काम पे बुलाने लगता है। यहाँ पे सियोन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बदले काम कर लूंगा और तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली जाना। इसके बाद सियोन उसके बदले का काम करने चले जाता है और जुनही भी पार्टी खत्म करके वहाँ आ जाती है। यहाँ पे वो सियोन की मदद करने लगती है और जब सारा काम खत्म हो जाता है तो सियोन उससे कहता है कि तुम मेरा यहीं पर वेट करो, मैं बस अभी आता हूँ। और फिर वो जुनही के लिए एक बर्थडे केक लाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो उसे यहाँ पे जुनही दिखाई नहीं देती। इनका बॉस उसे बताता है कि जुनही को कोई जरूरी काम आ गया था, इसलिए वो यहाँ से तुरंत चली गई। दूसरी तरफ जुनही अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। यहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड को एक दूसरी लड़की के साथ देखती है और उसे समझ में आ जाता है कि वो उसे धोखा दे रहा है। जुनही उस लड़की को एक थप्पड़ मारती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। जुनही वापस घर जाने लगती है, तभी उसे याद आता है कि वो अपना वॉलेट रेस्टोरेंट में ही भूल गई है। अब वो रेस्टोरेंट में जब जाती है तो उसे सियोन उसका बर्थडे अकेले ही सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई
दिखाई देता है और ये देखकर वो उसके साथ बैठ के अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने लगती है। यहाँ पे जुनही सियोन को अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है और ये सुन के सियोन को खुशी होती है क्योंकि अब जुनही उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती थी। यहाँ पर जुनही सियोन को ये भी बताती है कि मुझे बचपन में एक लड़का बहुत अच्छा लगता था। एक बार मैं अपनी दादी से कुछ सामान मांग रही थी और उन्होंने मुझे नहीं दिलाया था, तो उस लड़के ने मुझे अपने पास से वो चीज दिला दी थी और जब कुछ लड़के मुझे परेशान कर रहे थे तो उस लड़के ने मुझे बचाया भी था। जुनही कहती है कि मैंने उसे अपना नाम भी बताया था और कहा था कि मुझे याद रखना, हम बड़े होकर दोस्त बनेंगे, लेकिन अब पता नहीं वो लड़का कहाँ पे और कौन होगा। जुनही बताती है कि मैंने इस लड़की को बच्चों की मदद करते हुए देखा था और मुझे उस लड़की की याद आ गई, इसी वजह से मैंने इसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था। सियोन यहाँ पे उसकी बात सुन के समझ जाता है कि ये वही जुनही है जिसकी उसने 1998 में मदद करी थी, यानी कि बचपन से ही जुनही को सियोन से ही प्यार था। सियोन उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देता है जिसे लेकर वो अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट डे जब जुनही अपने दोस्त के साथ लंच पर बात कर रही होती है तब उसकी दोस्त उससे बताती है कि कॉलेज में एक लड़की ने कोयंजुन को प्रपोज किया था, लेकिन उसने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और बोला कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करूंगा और वो तुम नहीं हो। अपनी दोस्त की यह बात सुन के जुनही सोचती है कि अगर वो योनजुन को अपना बॉयफ्रेंड बना ले तो वो उसे कभी भी धोखा नहीं देगा। अब जब जुनही उससे मिलने जाती है तो योनजुन उसे बता देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन ये सुनकर जुनही को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे, इसलिए वो बहाना बना के वहाँ से भाग जाती है। धीरे धीरे अब उसे भी योनजुन से प्यार होने लगता है। अगले दिन जब सियोन कॉलेज में आता है तो यहाँ पे जुनही की दोस्त उसे बताती है कि यहाँ जुनही की तबीयत खराब है और इसी वजह से वो कॉलेज नहीं आ पाई। ये बात सुन के सियोन उससे मिलने के लिए उसके घर जाता है। यहाँ पर उसे जुनही बेहोश दिखाई देती है। वो उसे तुरंत लेके हॉस्पिटल जाता है और जब जुनही ठीक हो जाती है तो वो सियोन के साथ घर वापस आ जाती है। जुनही भी अब यहाँ उसे बता देती है कि वो भी उससे प्यार करने लगी है और सियोन को ये बात सुन के काफी खुशी होती है। कहानी वापस से 2006 में आती है जहाँ पे इनग्यू की दादी की डेथ हो जाती है, जिससे सियोन और इनग्यू को काफी दुख होता है। अब रात के समय जब दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं तो इनग्यू सियोन से कहता है कि अब मैं यहाँ से जाकर एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। वो कहता है कि मैं आम लोगों की तरह जीना शुरू कर दूंगा, लेकिन जब इसके बाद रात में सियोन ड्रिंक करके सो जाता है तो इनग्यू यहाँ से कहीं चला जाता है। सियोन की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि इनग्यू यहाँ पर नहीं है। वो समझ जाता है कि इनग्यू वहीं पर गया होगा जहाँ पे मिंजू की डेथ हुई थी। सियोन जल्दी से भाग के वहाँ पे जाता है, लेकिन यहाँ पे इनग्यू उसकी आंखों के सामने ही सुसाइड कर लेता है और सियोन उसे नहीं बचा पाता। इनग्यू की भी मौत हो जाती है, इससे सियोन को काफी दुख होता है। सियोन को सब कुछ पहले से ही पता था कि वो सुसाइड करने वाला है। जब वो योनजुन की बॉडी में गया था तो चिवोंग ने उसे सब कुछ बता दिया था कि इनग्यू सुसाइड करके मरा है। खैर अब कहानी दोबारा से 2007 में आती है। यहाँ पे सियोन और जुनही एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं और इस तरह हमें पता चलता है कि कैसे जुनही योनजुन से प्यार करने लगी थी। फिर आगे की कहानी हमें पता है जब साल 2023 में जुनही यूएस चली गई थी और उसके पीछे पीछे योनजुन यानी कि सियोन वहाँ जा रहा था तो उसकी एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी और उसके बाद ही जुनही टाइम ट्रेवल करके मिंजू के शरीर में आई थी। अब कहानी वापस से साल 2023 में ही आती है। यहाँ हमें पता चल चुका था कि जिसे हम अब तक योनजुन समझ रहे थे वो योनजुन नहीं बल्कि सियोन था और यहाँ पे उसने जुनही को बता दिया होता है कि वही योनजुन की बॉडी के अंदर था और जुनही भी यहाँ पे सियोन को जिंदा देखकर काफी खुश होती है। उसे वो वापस घर ले आती है। यहाँ आने के बाद वो जुनही को बताता है कि जब तुम मुझे छोड़कर न्यूयॉर्क चली गई थी और मैं तुम्हारे पास आ रहा था तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। फिर हमें पास का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोन अपनी फ्लाइट के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे असली सियोन आकर उसे न्यूयॉर्क जाने से रोकता है और बताता है कि अगर तुम इस फ्लाइट में बैठ गए तो तुम मर जाओगे और तुम फिर वापस से 2002 में अपनी बॉडी में पहुँच जाओगे जहाँ पे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। ये बात सुन के योनजुन की बॉडी वाला सियोन समझ जाता है कि उसका इस तरीके से जुनही से मिलना सब कुछ पहले से ही तय था और वो कितनी भी कोशिश कर ले वो 1998 में जाकर जुनही से दोबारा कभी नहीं मिल सकता। यहाँ पे असली सियोन जो कि पहले से इस फ्लाइट में बैठ चुका है वो बताता है कि जब मैं इस फ्लाइट में बैठा था तो प्लेन क्रैश हो गया था और फिर मैं साल 2002 में खुद की ही बॉडी में पहुँच गया जहाँ पर मेरा एक पैर खराब हो गया था। इसके बाद मैंने काफी मेहनत करके 1 साल में चलना सीखा है और मैं चाहता हूँ कि जो गलती मैंने करी वो तुम ना करो, तुम इस प्लेन में मत बैठो। प्रेजेंट टाइम में वो जुनही को बताता है कि जब मैं प्लेन में बैठा था तो मुझे ये पता नहीं था कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन जब मैंने अपने आप को बता दिया कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है तब उसने मुझे अपना फोन और तुम्हारा कुछ सामान दिया और वो प्लेन में जाकर अपनी मर्जी से बैठ गया, लेकिन उसके वो म्यूजिक टेप मुझे देने से सब कुछ बदल गया और इसीलिए तुम पास में जाकर वो सब जान पाई जो तुम्हें कभी भी पता नहीं था। ये सब बताने के बाद वो जुनही को उसके बर्थडे गिफ्ट से उसकी तरफ से लाई हुई रिंग देता है। ये देखकर जुनही खुश हो जाती है और उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि वो योनजुन की बॉडी में सियोन से ही प्यार करती थी। यहाँ पे सियोन जुनही को ये बात ही बताता है कि पास्ट में 1998 में इनग्यू ने ही मिंजू का मर्डर कर दिया था और जब साल 2006 में वो बाहर आया तो उसने भी सुसाइड कर लिया। ये बात सुन के जुनही उससे कहती है कि अगर हम किसी तरीके से पास्ट में जाकर मिंजू को बचा ले तो फिर वो सब नहीं होगा जो कि मिंजू के मरने की बात हुआ और इस तरह से इनग्यू भी सुसाइड नहीं करेगा। यहाँ
पे वो उससे पूछती है कि आखिर में कैसे 1998 में जाकर मिंजू को मरने से बचा सकती हूँ। सियोन उससे कहता है कि तुम्हें 1998 में मिंजू की बॉडी में जाकर उस दिन तक जिंदा रहना होगा जिस दिन मिंजू मरी थी, और इस तरीके से तुम उस दिन मिंजू की मौत को टाल सकती हो और तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मिंजू दोबारा से वही गाना सुनती है और 1998 में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस बार 1998 में नहीं जा पाती और सियोन को ये समझ में नहीं आता कि आखिर वो टेप को सुनने के बाद भी 1998 में क्यों नहीं जा पा रही है। ये दोनों मिंजू के अंकल से भी बात करते हैं। इन तीनों को यहाँ पे लगता था कि इंग्यू ने हकीकत में मिंजू का मर्डर नहीं किया होगा, क्योंकि वो तो मिंजू से प्यार करता था, इसीलिए इन्हें लगता है कि किलर कोई और है। और ये लोग सोचते हैं कि 1998 में उस किलर ने मिंजू और दाइन को मारने के बाद किसी और को क्यों नहीं मारा। अब ये लोग उस लड़के के बारे में पता करना शुरू कर देते हैं जिसने दाइन को मारा था, ताकि जुनही जब 1998 में जाए तो वो उस लड़के से आसानी से बच सके। सियोन अब उस लड़के के बारे में पता करने के लिए उसी स्कूल में जाता है जहाँ पे वो 1998 में पढ़ाई करता था। उस स्कूल में उसे वही टीचर मिलते हैं और वो सियोन को पहचान लेते हैं। वो उन टीचर से पूछता है कि जब 1998 में मिंजू और दाइन का मर्डर हुआ था तब किसी और बच्चे के साथ कुछ अजीब सी चीजें हुई थी। टीचर तो बहुत सोचने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें कुछ ऐसा याद नहीं आता। सियोन अब पुराने रिकॉर्ड्स भी चेक करता है लेकिन वहाँ भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी टीचर को याद आता है कि मिंजू और दाइन के मर्डर के बाद हमें पता चला था कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का साइको था और उसे कई सालों से एक साइकेट्रिस्ट के पास रखा गया है। टीचर की यह बात सुनकर सियोन को लगता है उसी लड़की ने जरूर उन्हें मारा होगा। अब सियोन उसी लड़की की डिटेल्स ढूंढना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जुनही भी सारी पुरानी न्यूज को पढ़कर पता लगाने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पे योंजुन का दोस्त चनयून आ जाता है। वो भी उस न्यूज को पढ़ने लगता है जो कि जुनही पढ़ रही थी। वो इससे ऐसी न्यूज पढ़ने की वजह पूछता है और उससे कहता है कि ऐसी न्यूज मत पढ़ो, ये न्यूज पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। यहाँ पे जुनही अपने टाइम ट्रेवल के बारे में उसे सब कुछ बता देती है कि एक टेप रिकॉर्डिंग के सुनने के बाद वो 1998 में उसी के जैसे दिखने वाली लड़की मिंजू के शरीर में गई थी। ये सुन के चनयून का रिएक्शन कुछ अजीब सा होता है और दूसरी तरफ सियोन को भी उस लड़की का नाम पता चल जाता है जिसने दाइन को मारा था, और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि चनयून का बड़ा भाई होता है जो कि बिल्कुल चनयून की तरह दिखता था। सियोन जुनही को ये सारी बातें बताने के लिए तुरंत उसके पास आने लगता है। दूसरी तरफ जुनही चनयून को सारी बातें बता देती है और उसकी सारी बातें सुनने के बाद चनयून जुनही से पूछता है कि तुम इस मर्डर केस के बारे में आखिर क्यों पढ़ रही हो। जुनही कहती है कि मुझे लगता है कि 1998 में जो मर्डर हुआ था वो इंग्यू ने नहीं किया होगा बल्कि किसी और ने मिंजू को मारा होगा, इसलिए हम लोग उसका पता लगा रहे हैं ताकि मैं पास्ट में जाकर सब कुछ बदल सकूं। चनयून उसकी सारी बातें सुनता है और फिर उसे अपना बचपन याद आता है जहाँ पर वो अपने बड़े भाई के पास मौजूद मिंजू की फोटो को देखता था और उसे मारने के बारे में सोचता था। और इन सबसे हमें पता चलता है कि असली साइको चनयून का बड़ा भाई नहीं बल्कि खुद चनयून ही था। और यहाँ पे चनयून भी उसी टेप रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है जिससे जुनही टाइम ट्रेवल कर रही थी और फिर चनयून की कॉन्शियसनेस भी 1998 में मौजूद उसके भाई के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जुनही उसे उठाती है और वो 1998 से वापस आ जाता है। यहाँ पे चनयून उसे अपनी हकीकत बताता है कि उसे गाना सुनकर नींद आ गई थी और वो पास्ट में गया था और अब मुझे पता चला कि उन दिनों में मेरे और मेरे भाई के साथ आखिर क्या हुआ था। और वो जुनही से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास उस लड़की के बारे में कोई सबूत है जिसने मिंजू को मारा था, जिस पर जुनही मना कर देती है। तभी यहाँ पे चनयून अपना साइको वाला रूप दिखाता है और जुनही पर हमला करके उससे वो टेप रिकॉर्डिंग ले लेता है। फिर हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर चनयून टेप रिकॉर्डिंग को सुनते हुए 1998 में पहुँच गया था और ये वही रात थी जिस दिन मिंजू के ऊपर सबसे पहले अटैक हुआ था। हम यहाँ पे देखते हैं जब मिंजू का एक्सीडेंट होने वाला था तो यहाँ पे चनयून जो कि अपने भाई के शरीर के अंदर है वो मिंजू को एक्सीडेंट से बचा लेता है, लेकिन फिर वो उसे जबरदस्ती एक सुनसान जगह पर लेके जाता है और उसे जान से मारने के लिए उस पर हमला करता है। लेकिन उसके उसे जान से मारने से पहले ही 2023 में जुनही ने उसे उठा दिया था और इसी वजह से उस रात चनयून मिंजू को नहीं मार पाया, यानी कि असली किलर चनयून है जो कि 2023 से 1998 में गया था। अब यहाँ प्रेजेंट में चनयून जुनही को मारने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी यहाँ पे सियोन आ जाता है। चनयून उसे देख के छुप जाता है लेकिन सियोन उसे देख लेता है और उसके पास वो टेप रिकॉर्डिंग देखकर समझ जाता है कि उसी ने जुनही पर हमला करके उसे बेहोश किया है। तभी चनयून सियोन को मारकर जख्मी कर देता है और वो टेप रिकॉर्डिंग और मिंजू की डायरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। चनयून अपने घर आके दोबारा से उसे टेप रिकॉर्डिंग को सुनता है और 1998 में अपने भाई के शरीर में पहुँच जाता है। यहाँ पर आने के बाद वो मिंजू के पास इंग्यू की वही कान की मशीन फेंक देता है ताकि सारा इल्जाम इंग्यू के ऊपर आ जाए, लेकिन हमें पता है कि ऐसा नहीं हुआ था और प्रेजेंट में सियोन भी मर जाता है। और जब जुनही उसे मरा हुआ देखती है तो वो बहुत ज्यादा रोती है। जुनही के पास वो टेप रिकॉर्डिंग भी नहीं होती जिससे वो पास में जाकर सब कुछ बदल सके, लेकिन जुनही अब भी हार नहीं मानती और वो चनयून को ढूंढने का फैसला करती है ताकि वो पास में जाकर सब कुछ वापस से रीसेट कर सके। पुलिस भी अब चनयून को ढूंढने में लग जाती है। जुनही भी मिंजू के अंकल से बात करती है और उनसे पूछती है कि अब चनयून 1998 में गया है तो वहाँ पर कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो बिल्कुल चनयून की तरह दिखता होगा। मिंजू के अंकल उसे बताते हैं कि चनयून का बड़ा भाई
भाई उस समय पर बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। जरूर चनियन उसी की बॉडी में गया होगा। इसके बाद अब ये दोनों एक मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं। यहाँ पर इन्हें चनियन का बड़ा भाई मिलता है, जिसे डायोन के मर्डर के केस में साइको मानकर यहाँ पे रखा गया था। लेकिन हकीकत में 1998 में डायोन को भी चनियन ने ही मारा था। अब यहाँ पे जुनही उससे पूछती है कि क्या 1998 में हुए मिंजू की मर्डर के बारे में तुम्हें कुछ याद है, जिस पर वो उसे बताता है कि मैं उस समय सब कुछ देख सकता था, लेकिन ये मर्डर कौन कर रहा है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने वो मर्डर नहीं किए। ये सब सुनकर जुनही को यकीन हो जाता है कि चनियन अपने बड़े भाई की बॉडी के अंदर ही गया था। पास में अपने भाई की बॉडी के अंदर आने के बाद वो वही काम करता है जो वो बचपन में करना चाहता था। वो सबसे पहले डायोन को मार देता है, फिर वो मिंजू को भी मारने का प्लान बनाता है। लेकिन इस तरफ प्रेजेंट में पुलिस चनियन को पकड़ लेती है और वो नींद से जाग जाता है। वो पुलिस को देखते ही उस टेप रिकॉर्डिंग को तोड़ देता है ताकि जुनही टाइम ट्रेवल ना कर पाए। पुलिस अब जुनही को वो टूटी हुई टेप रिकॉर्डिंग्स देती है। उससे इस तरीके से टूटा हुआ देखकर जुनही काफी दुखी हो जाती है। तभी उसे चनियन दिखाई देता है। जुनही को उस पर गुस्सा आता है, वो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और यहाँ पे चनियन उससे कहता है कि मैंने मिंजू को नहीं मारा, बल्कि वो तुम हो जिसने मिंजू को मारा है। चनियन की ये बात सुन के जुनही को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो कैसे मिंजू को मार सकती है। इसके बाद जुनही उन टेप रिकॉर्डिंग्स को एक शॉप पे जाके ठीक करा लेती है और वो दोबारा से पास में जाने की कोशिश करती है और ऐसा लगता है कि जैसे जुनही मिंजू के शरीर में आ गई। ये वही समय होता है जब जुनही ने सियोन के पास वैसी ही पेंटिंग देखी थी जैसे उसने योंजिन के पास देखी थी। यहाँ पे जुनही सियोन को देखती है और उससे देखकर गले लगा लेती है। फिर सियोन मिंजू को उसके घर छोड़ के आता है और उसे कहता है कि जब तक वो किलर पकड़ा नहीं जाता जिसने तुम पर हमला किया था, तब तक मैं ज्यादातर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये सुनकर जुनही घर के अंदर आ जाती है और फिर एक मिरर को देखने लगती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जुनही मिंजू के शरीर के अंदर तो आ गई है, लेकिन वो उसी जगह पर कैद है जहाँ पर पहले मिंजू कैद थी और फिर से मिंजू के शरीर पर उसका पूरा कंट्रोल आ चुका है। अब मिंजू जब सुबह सो के उठती है तो वो समझ जाती है कि सियोन उसे तब तक ही प्यार करेगा जब तक वो जुनही की तरह बनकर रहेगी और इसलिए अब मिंजू जुनही की तरह बनने की कोशिश करने लगती है ताकि सियोन उसे पसंद करता रहे। मिंजू को भी जुनही की तरह जिंदगी जीने में काफी अच्छा लगता है क्योंकि अब सभी लोग उससे अच्छे से बात करने लगे थे और यही सारे लोग पुरानी मिंजू को पसंद नहीं करते थे क्योंकि पुरानी मिंजू हमेशा उदास और अकेली रहती थी। लेकिन जब जुनही मिंजू के शरीर में आ गई और उसका बिहेवियर बदला तो सभी लोग उसे पसंद करने लगे और उससे बात करने लगे। मिंजू को भी ये सब देखकर खुशी हो रही थी और इसीलिए अब जुनही की तरह उससे जिंदगी जीने का मन करने लग गया। लेकिन अब स्कूल में पुलिस आती है और वो मिंजू से पूछती है कि क्या तुम्हें डायोन के मर्डर के बारे में कुछ पता है, जिस पर मिंजू पुलिस से मना कर देती है। यहाँ पर मिंजू पहले की तरह कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस ऑफिसर से बात नहीं कर पाती और ये देखकर पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि आज तो मुझे थोड़ी अलग सी लग रही हो और ये सुनकर मिंजू समझ जाती है कि वो सही से जुनही की एक्टिंग नहीं कर पा रही है और अगर ऐसे ही चला तो सब लोग उसे पहचान लेंगे। अब मिंजू अपने अंदर मौजूद जुनही से बात करने लगती है और जुनही को बताती है कि जब तुम मेरे शरीर में आई और मैं अपने ही शरीर में कैद हो गई तो तब मुझे पता चला कि अगर मैं तुम्हारे जैसी बन जाऊँ तो सभी लोग मुझसे प्यार करने लगेंगे और इसीलिए अब मैं तुम्हारे जैसी बनने की पूरी कोशिश करूंगी। जुनही को उसकी बातें समझ में नहीं आती कि मिंजू उसकी जैसी क्यों बनना चाहती है। जुनही मिंजू से कहती है कि तुम्हें जल्दी ही सियोन और इंग्यू को सच बताना होगा, नहीं तो चनियन जो इस वक्त अपने बड़े भाई के शरीर में आया हुआ है वो तुम्हें मार डालेगा। लेकिन मिंजू उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। इसके बाद इंग्यू और सियोन मिंजू से पूछते हैं कि पुलिस ऑफिसर ने तुम्हें अपने पास क्यों बुलाया था। इस पर वो सियोन से कहती है कि पुलिस ने मुझे अकेले रहने से मना किया है और ये सुन के अब सियोन और इंग्यू हमेशा मिंजू के आसपास रहने लगते हैं। फिर जब रात के समय सियोन मिंजू को उसके घर छोड़ने जाता है तो तब यहाँ पे वो मिंजू को एक गिफ्ट देता है। ये देखकर मिंजू बहुत खुश होती है क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उससे गिफ्ट नहीं दिया था। उसके अगले दिन अब मिंजू सियोन और इंग्यू के साथ घूमने जाती है। यहाँ पर उसे बहुत अच्छा लगता है। मिंजू जुनही बन के सियोन के साथ काफी अच्छा समय बिताती है। यहीं पर सियोन भी उसे बताता है कि वो मिंजू के साथ रहने के लिए अपने मॉम डैड से अमेरिका जाने के लिए मना कर देगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद सियोन को मिंजू के बर्ताव में अजीब महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि अब मिंजू पहले जैसी नहीं रही, जैसी वो एक्सीडेंट के बाद हो गई थी। सियोन ये सोच के काफी परेशान होता है। वो ये बात इंग्यू को भी बताता है। वो कहता है कि अब मुझे मिंजू का बर्ताव फिर से अलग सा लगने लगा है। इंग्यू कहता है कि हाँ, मैं भी असली मिंजू को पहचान सकता हूँ और जब मैंने इसे देखा तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये एक्सीडेंट की पहले वाली मिंजू बन गई है। यहीं पर मिंजू इन दोनों की सारी बातें छुपकर सुन लेती है और समझ जाती है कि इन दोनों को उस पर शक हो चुका है कि वो जुनही नहीं है। ये सब सुनने के बाद मिंजू काफी दुखी हो जाती है। अब जब रात में वो अपने अंकल की शॉप पे काम कर रही होती है तभी उसके पास चनियन का बड़ा भाई आता है। इसके अंदर अभी चनियन मौजूद है। मिंजू उसे देखकर बहुत डर जाती है। यहाँ पे चनियन उससे कहता है कि मुझे पता है तुम जुनही नहीं हो, तुम इस वक्त असली मिंजू हो। ये बात सुन के वो घबरा जाती है और शॉप बंद करके घर जाने लगती है। यहीं पर चनियन भी उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे सियोन आ जाता है और इस तरह मिंजू यहाँ बच जाती है। सियोन उसे लेकर अब एक पार्क में जाता है और उससे पूछता है कि जब हम लोग पहली बार यहाँ पर आए थे तो मैंने तुमसे क्या कहा था, क्योंकि यहाँ पे सियोन को उस पर शक हो गया होता है।
सियोन को यहाँ पे यकीन था कि जो बातें उसने उससे पहले बताई थी कि वो मिंजू नहीं बल्कि जुनही है, वो सब अब सच है और अब जुनही वापस जा चुकी है और ये मिंजू है। इसलिए वो उससे पूछता है कि जब हम लोग यहाँ पहली बार आए थे तो मैंने तुमसे क्या कहा था। वो कहती है कि हमने तुम्हारी अमेरिका जाने वाली बात की थी। सियोन कहता है कि नहीं, मैं जब जुनही के साथ यहाँ पर आया था तो हमने पहली बार जुनही और योंजुन के बारे में बात की थी। सियोन यहाँ समझ जाता है कि जुनही जा चुकी है और ये असली मिंजू है। मिंजू अब यहाँ पे सियोन से झूठ बोलने लगती है कि मैं ही जुनही हूँ और हकीकत में तो कोई जुनही है ही नहीं। मिंजू कहती है कि मैं अब तक जुनही होने का नाटक कर रही थी ताकि तुम मुझसे प्यार करने लगो और जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई थी वो सब झूठ थी, वो सब कहानी मैंने खुद से ही बनाई थी। ये सब सुनकर सियोन पूरी तरह से टूट जाता है। वो उदास हो जाता है क्योंकि वो तो मिंजू के शरीर के अंदर आई जुनही से प्यार करने लगा था। इसके बाद मिंजू से भी सभी लोग कहने लगते हैं कि तुम अब बदल गई हो, तुम पहले जैसी नहीं रही, तुम वापस से पहले जैसी हो जाओ, तुम पहले बहुत अच्छी थी। क्लास की लड़कियों की ऐसी बातें सुनकर मिंजू बहुत बुरा फील करने लगती है और फिर मिंजू को जुनही से नफरत हो जाती है। वो समझती है कि हर कोई जुनही को ही पसंद करता है और अब सियोन भी मिंजू से बात करना बंद कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था मिंजू ने जुनही बनकर उसे धोखा दिया है। और ये सब चीजें देखकर मिंजू और भी दुखी हो जाती है, उसे मरने के ख्याल आने लगते हैं। वो अपने स्कूल की छत पे खड़ी होकर सुसाइड करने की बात करने लगती है, लेकिन तभी मिंजू सोचती है कि अगर वो सुसाइड करके मर जाए तो सब लोग कहेंगे कि हमें तो पता ही था वो उदास और अकेली रहती थी, उसमें जिंदगी जीने की हिम्मत नहीं थी, उसे तो मरना ही था। वो सोचती है कि अगर उसने सुसाइड कर लिया तो लोग कुछ दिनों से याद रखेंगे और फिर उसे भूल जाएंगे, लेकिन अगर कोई उसका मर्डर कर दे तो लोग उसे ज्यादा समय तक याद रखेंगे। इसलिए वो सुसाइड नहीं करती और अपना मर्डर करवाने की सोचने लगती है। मिंजू की ये सारी बातें सुनकर जुनही जो कि उसके शरीर के अंदर है वो समझ जाती है कि चनयून इसी बारे में बात कर रहा था, मेरी ही वजह से अब मिंजू मरना चाहती है। दूसरी तरफ इंग्यू भी मिंजू को खुद से बातें करते हुए देख लेता है और जब वो उसकी लिप्स रीडिंग करता है तो वो समझ जाता है कि मिंजू किसी जुनही से बात कर रही है और वो मरने वाली है। इंग्यू जल्दी से स्कूल की छत पर जाता है, लेकिन मिंजू यहाँ से जा चुकी थी। वो ये बात सियोन को भी बताता है। वो सियोन से कहता है कि मिंजू ने तुमसे झूठ बोला था, जुनही सच में है, वो मिंजू की बॉडी में आई थी और वो सब कुछ कोई कहानी नहीं थी। अब सियोन और इंग्यू दोनों मिलकर मिंजू को ढूंढने लगते हैं और दूसरी तरफ मिंजू चनयून के बड़े भाई को लेकर एक सुनसान जगह पर जाती है और उससे कहती है कि मुझे मार दो। ये सुनने के बाद चनयून जो कि अपने भाई की बॉडी में है वो मिंजू को एक इंजेक्शन लगाकर उसे मारने लगता है, लेकिन तभी पुलिस साल 2023 में चनयून को उठा देती है। यहाँ पर वो गुस्से में टेप रिकॉर्डिंग तोड़ देता है। 1998 में अब मिंजू के सामने जब चनयून के भाई को होश आता है तो वो मिंजू को मारने से मना कर देता है और तुरंत ही यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर मिंजू एक कांच के टुकड़े को उठा लेती है और खुद को मारने की सोचने लगती है। तभी यहाँ पे इंग्यू आ जाता है और मिंजू को सुसाइड करने से मना करता है। मिंजू इंग्यू से कहती है कि तुम मुझे जान से मार दो, अब मैं ये जिंदगी और नहीं जीना चाहती। वो कहती है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मुझे ये जिंदगी और नहीं जीनी, तो मुझे इस तकलीफ से आजाद कर दो। इंग्यू उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो मुझे बस एक मौका दे दो। लेकिन मिंजू उसकी बातों को यहाँ पे झूठ समझती है। जुनही भी उसे बताने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मिंजू अपने अकेलेपन की इस लाइफ से बाहर निकलना चाहती थी और इसलिए अब वो एक बिल्डिंग की छत से नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है और इंग्यू भी उसे बचा नहीं पाता। और मिंजू के मरने के बाद जुनही वापस से 2023 में आ जाती है। जुनही यहाँ पे फिर से टेप रिकॉर्डिंग्स को चलाने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो रिकॉर्डिंग फिर से टूट जाती है। और पास में जब सियोन मिंजू को ढूंढता हुआ उसके पास आता है तो वो देखता है कि मिंजू मर चुकी है और इंग्यू उसके पास बैठा है। सियोन उससे पूछता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, मिंजू कैसे मरी। इंग्यू उससे कहता है कि मैंने मिंजू को मारा है और यहाँ हमें पता चलता है कि इंग्यू ने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि किसी को भी पता ना चले कि मिंजू ने सुसाइड किया है और जब सब लोग जाने कि उसका मर्डर हुआ है तो सब लोग उसे ज्यादा समय तक याद रखें। इंग्यू को भी अब पुलिस पकड़ के ले जाती है और सियोन भी यहाँ कुछ नहीं कर पाता। प्रेजेंट टाइम में जुनही उस टेप रिकॉर्डिंग को सही करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो इस बार भी ठीक नहीं हो पाती। जुनही कई बार उन टेप रिकॉर्डिंग को चलाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर अचानक से वो टेप रिकॉर्डिंग फिर से शुरू हो जाती है और जुनही फिर से उसकी मदद से 1998 में पहुंच जाती है। ये वही टाइम था जब मिंजू बिल्डिंग से नीचे कूदने वाली थी, लेकिन यहाँ पे जुनही अपने सामने इंग्यू को देखकर काफी खुश होती है। तभी उसका पैर फिसलता है जिससे मिंजू नीचे गिरने लगती है, लेकिन इस बार इंग्यू जुनही को पकड़ लेता है और मिंजू बच जाती है। यहाँ पे सियोन आ जाता है और वो मिंजू को देखकर समझ जाता है कि जुनही फिर से उसकी बॉडी में है। यहाँ पे जुनही इंग्यू और सियोन को समझाती है कि ये सारी चीजें आखिर किस तरह जुड़ी हुई हैं। जुनही यहाँ पर इन्हें चनयून के बारे में भी सब बता देती है और उन्हें ये भी बताती है कि अब जब मिंजू की जान बच गई है तो इसका मतलब है कि अब फ्यूचर बदल जाएगा, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ये सुनकर सियोन उससे कहता है कि अगर सब कुछ बदल जाएगा तो मैं अब फ्यूचर में तुमसे कैसे मिलूंगा, जिस पर जुनही कहती है कि शायद अब हम लोग कभी नहीं मिल पाएंगे। इसके बाद जुनही मिंजू के घर जाती है और मिरर के सामने खड़ी होकर मिंजू को समझाती है कि मेरे जाने के बाद अगर तुमने फिर से मरने की कोशिश की तो इस बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाऊंगी। जुनही उसे समझाती है कि मैं गलत थी, जब मैं तुम्हारे शरीर में पहली बार आई थी तो मैं जान पाई थी कि तुम कितनी अकेली थी। मैं समझ सकती हूँ तुम बहुत दर्द में हो, लेकिन इन सब से तंग आकर मरना कोई सही बात नहीं है। वो उसे समझाती है कि तुम खुश रहना चाहती
थी, लेकिन तुमने दुनिया और कुछ लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा ली थी और जब तुम्हें वो सब नहीं मिल पाया जो तुम्हें चाहिए था, उस वजह से तुम दुखी रहने लगी थी। वो मिंजू से कहती है कि जो तुम्हें मिला तुम्हें उसी में खुश रहना चाहिए, तुम्हें मरने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। इन सब से मिंजू समझ जाती है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी। अब अगले दिन जुनही इंग्यू को वो टेप रिकॉर्डिंग्स दे देती है और बोलती है कि तुम इन्हें खत्म कर देना ताकि ये फ्यूचर तक पहुंच ही ना पाए। इंग्यू कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम कभी भी पास्ट में नहीं आ पाओगी और ना ही सियोन से मिल पाओगी। वो कहती है कि अगर तुम इन रिकॉर्डिंग्स को खत्म कर दोगे तो सियोन भी मेरे बारे में सब कुछ भूल जाएगा और मैं भी सियोन और योनजिन के बारे में सब भूल जाऊंगी। ये बोलकर वो आखिरी बार सियोन के साथ एक बीच पर घूमने जाती है और दोनों आखिरी बार काफी अच्छा समय बिताते हैं। और अब सियोन जुनही से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने इंग्यू को वो टेप रिकॉर्डिंग्स खत्म करने के लिए दे दी है और इससे हम दोनों अलग हो जाएंगे। और वो जुनही से वादा करता है कि तुम मुझे याद रहो या ना रहो, लेकिन मैं फ्यूचर में तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। और दूसरी तरफ जब इंग्यू उन टेप्स को जलाता है तो जुनही वापस से प्रिजन में आ जाती है। प्रिजन में आने के बाद जुनही अपने फोन में सियोन की फोटो को देखती है, लेकिन अब फ्यूचर चेंज हो जाने की वजह से उसे सियोन की एक भी फोटो नहीं मिलती। साथ ही वो हर चीज गायब हो जाती है जो कि सियोन से जुड़ी हुई थी और पास्ट में भी सियोन के पास जुनही से जुड़ी हुई सारी यादें मिट जाती हैं और ये दोनों अब एक दूसरे को भूल जाते हैं। इस तरीके से अब सब कुछ बदल जाता है। कहानी को हम पास्ट में ही देखते हैं जहाँ पर मिंजू अपनी बॉडी में वापस आ चुकी थी, लेकिन उसे जुनही के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। यहाँ हमें पता चलता है कि मिंजू का पिछली रात एक्सीडेंट हो गया था और इसका मतलब है कि जिन भी टाइम ट्रेवल नहीं कर पाया और वो पास्ट में नहीं आ पाया। इसके बाद मिंजू इंग्यू से बात करती है और कहती है कि पता नहीं क्यों जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तब से मुझे जिंदगी थोड़ी अच्छी लगने लगी है। यहाँ पे इंग्यू भी मिंजू को बता देता है कि वो उसे पसंद करता है और मिंजू भी यहाँ पर ये सब सुन के खुश होती है। इसके बाद कहानी साल 2011 में आती है जहाँ पर सियोन अब पढ़ाई खत्म करके अपना काम करने लगा था। एक दिन जब सियोन काम खत्म करके अपने घर जा रहा होता है तो तभी उसे बस के अंदर जुनही दिखाई देती है और जुनही को देख के सियोन को कुछ अलग फीलिंग आती है। सियोन जुनही के साथ बस से उतर जाता है और उसके पीछे जाकर उसे रोकने लगता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि जो वादा सियोन ने जुनही से पास्ट में किया था कि वो एक दिन उसे जरूर ढूंढ लेगा, वो अब पूरा हो चुका है। इन दोनों के मिलने के साथ ही ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।